मैं सोचता था यार फिल्में अच्छी है पर पोस्टर क्यों इतना खराब है। एक बार मुझे एक फोन आया, मेरे एक फ्रेंड है के एस संजय, उनका इनकी एक फिल्म चल रही थी सफारी, संजय दत्त और जूही चावला उसमें थे, जो मुझे लगा यार हाँ इसने मुझे पिक्चर दिखा दी। इंडस्ट्री बहुत वेलकमिंग है, कोई फ्रेश टैलेंट आता है तो बात बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। मुझे बहुत सालों बाद समझ में आया कि मेरी पहली 7 फिल्में संजय दत्त साहब की ही मिली मुझे। करण जौहर से मैंने बोला कि मैं असिस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि टर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तरफ साजिद नडियाडवाला सर के साथ, एक तरफ डेविड धवन जी के साथ, एक तरफ अनीस बज़मी, एक तरफ हमारे राज कंवर जी। पर मैंने क्या सीखा और मुझे उस दिन लगा मैं ब्लैंक हूँ। सो दैट्स हाउ आई वेंट टू राम गोपाल वर्मा। उसके जैसा डायरेक्टर इंडिया में नहीं है कोई। उन्होंने मेरे को उतार दिया, मैं यूएस चला गया था। एक तरह की कहानी लिखूंगा, हॉरर लिखनी थी ये श्योर था। मुझे दिखाई गई थी एक फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन, मैंने एक रीमेक लिखा था फाइनल डेस्टिनेशन का। करण ने कहा कि इसमें विवेक ओबेरॉय देख लो अगर आपको लेना है तो, और ऊपर से 2 भगत सिंह आ गई थी करके कोई मतलब नहीं है। दूसरी स्क्रिप्ट है, 3 महीना चाहिए। आई केम बैक विद काल, वो स्क्रिप्ट गई फिर यश जी के डेस्क पे। यश जौहर जो उनके पिताजी थे, वो स्क्रिप्ट जो यहाँ पड़ी थी ऐसे फेंक दी मेरे पे। क्या समझते हो अपने आप को, कुछ भी लिख सकते हो तुम सब यंगस्टर्स, आजकल जो मन में आया लिख दिया। शांति से सुन रहा था। मैं अपने प्रोडक्शन का नाम नहीं दूंगा तुम्हें, चाहे वो नाना पाटेकर साहब हो, अजय देवगन जो इतने बड़े स्टार है, एक तरफ विवेक, ये सारे लोग ऑन बोर्ड आ चुके थे उस जमाने में। करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन से ये टाइप की पिक्चर निकलना मेरे हिसाब से बहुत ही अलग एक जोन था। लक का कॉन्सेप्ट भी बहुत अजीब तरह से आया था। डैनी जो है वो इंसान का लक भाड़े पे खरीदता है। एक तो वो कैरेक्टर का नाम ही मूसा था। मूसा संजय दत्त से बड़ा मूसा हो ही नहीं सकता। प्रोड्यूसर भी कहते थे कि भाई ये संजय दत्त नहीं करेगा तो पिक्चर बंद कर दो। फिल्म खत्म हुई, पूरी कंपनी बंद हो गई। संजू सर उस टाइम पे 5 साल के लिए जेल चले गए। एंड देन एक वॉइड आता है, जब आप श्रेयस तलपड़े और विजय राज जैसे एक्टरों के साथ काम करते हो ना, तो आप सिर्फ फिल्म बनाते हो। ऑथर में रस्किन बॉन्ड सर को हमने चुना था, एक्टर में हमने मनोज बाजपेयी को चुना था, सिंगर में हमने उदित नारायण सर को चुना था। सानिया मिर्जा टीचेस यू टेनिस। सैयारा हैज गिवन अ फैंटास्टिक हिट। 50 सैयारा चाहिए टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। एक जमाने में हम हॉलीवुड से 10 साल पीछे थे, आज हम खुद के साउथ से 10-15 साल पीछे हैं। अभी तो शायद मैं बिलीव करने लगा हूँ मैंने ही तो मर्ड बनाई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर सूत्रधार विद विनीत राय पर। हर कहानी का एक नायक होता है और कभी कभी वो नायक पर्दे के पीछे बैठा होता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही फिल्म मेकर से जिसने जंगलों में काल की खामोशी बनाई, किस्मत के मैदान में लक की बाजी लगाई। वो हैं लेखक, निर्देशक और कहानीकार सोहम शाह। सोहम शाह जिनका सिनेमा सोच, सफर बिल्कुल अलग और उतना ही दिलचस्प है। तो आइए इस एपिसोड में चलते हैं उनके साथ एक ऐसी यात्रा पर जहां विजुअल डिजाइनर से डायरेक्टर बनने तक की कहानी हम जानेंगे। सिनेमा के हर फ्रेम की सच्चाई बयान करती है उनकी कहानी। तो चलिए बात करते हैं सोहम से। हाय सोहम, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो कमिंग टू मच। सूत्रधार, काफी दिन से बातचीत हो रही थी, आज मौका मिला है कि भाई आसपास जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको छोड़ के आज बैठेंगे जी, और जरा सिनेमा के बारे में बात करेंगे। एब्सोल्युटली वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एंड सच अ ब्यूटीफुल मीटिंग एंड वी हैड डिस्कस। पॉडकास्ट से बड़ी मीटिंग तो हमारी अभी 1.5 घंटा अंदर बात हो रही थी, अलग पॉडकास्ट हो रहा था। तो जैसे कि मेरा फॉर्मेट है सूत्रधार विद विनीत राय का, कि वी टॉक अबाउट योर लाइफ, क्राफ्ट, योर फैमिली, योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड उस तरीके के आपकी जर्नी के बारे में बात होती है। तो जर्नी का जो सबसे पहला पड़ाव होता है वो होता है आपका बचपन। जी, उससे पहले बहुत लोग ये कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेके कि भाई आप तुम्बाड़ वाले सोहन शाह हो। जी। ये कितना कंफ्यूज करता है और कितना इरिटेट करता है आपको? अभी तो शायद मैं बिलीव करने लगा हूँ मैंने ही तो मर्ड बनाई है। ये इतना कंफ्यूजिंग हो गया है।
सो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे सोहम शाह के नाम से। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो दूसरे तुम्बड़ सोहम शाह है जिन्होंने तुम्बड़ बनाई है, जी उन्होंने इतनी फैंटास्टिक फिल्म बनाई है, जी, अच्छे एक्टर भी है, अमेजिंग। अच्छे दिखते भी है, और महारानी से लेके तुम्बड़ जितना भी काम किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जी तो मेरे लिए ये अच्छा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। चलिए, बट कंपैरिजन ये जी कंपैरिजन हो रहा है तो फिर मतलब सही आदमी से हो रहा है कि चलो ठीक है, कंफ्यूजन भी सही हो तो अच्छा है। डेफिनेटली नहीं अच्छा, बहुत अच्छा है, बट या इट इज़ वेरी इरिटेटिंग समटाइम्स बिकॉज मैं डायरेक्टर हूँ, उनका प्रोफाइल अलग है, वो एक्टर है, जी तो मेरे हाथ में नहीं है ये कन्फ्यूजन दूर करना, बट आई होप धीरे धीरे। बिल्कुल हो जाएगा। और अभी तो क्या होता है ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेस्टिनी एंड डेस्टिनेशन। जी तो सबकी डेस्टिनेशन अलग अलग है, Yes. कहानियाँ अलग अलग है। Yes. तो कहानी का पहला पड़ाव आपका जो है वो है आपका बचपन, जी बम्बई की पैदाइश। जी बचपन कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, माता पिता क्या करते थे, ज़रा उसके बारे में बताएं। देखिए, बचपन मेरा काफ़ी मतलब एवरेज सा रहा है, और कोई कोई फैमिलीज़ होती है या डेस्टिनी जैसे आपने कहा कि हमारे मतलब पता नहीं 7 पुश्तों तक किसी का कोई फिल्म इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो माता पिता दोनों डॉक्टर रहे। पहले गोरेगांव में रहते थे एक टाइम पे जब मैं बहुत छोटा था। तो क्या है, वो गोरेगांव में काफ़ी फेमस डॉक्टर थे, तो उस बिकॉज ऑफ फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान, काफ़ी एक्टर्स उनके पेशेंट्स हुआ करते थे। अच्छा। तो उनको शायद उस टाइम से शौक तो था ही, और प्लस वो एरिया ऐसा था गोरेगांव का कि वहाँ पे मुस्लिम पब्लिक भी ज़्यादा थी, जोगेश्वरी गोरेगांव में। तो उनका बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया कि फ्राइडे को डिस्पेंसरी बंद रखा करते थे, क्योंकि उस दिन पेशेंट्स कम आते थे। तो अभी उनका शौक था या क्या पता नहीं, कि स्कूल का मुझे याद नहीं है, पर फ्राइडे नाइट हम लोग फिल्में ज़रूर देखते थे। मतलब एक फ्राइडे हम हंजर में थे, एक दिन सम्राट में थे, एक दिन पता नहीं कौन से थिएटर में थे। तो मुझे लगता है मैं 5, 7, 10 साल का होऊंगा, मुझे सारे थिएटर के नाम याद थे, कौन से तबेले के बाजू में कौन सा थिएटर है, कौन सा सिंगल स्क्रीन कहाँ पे है। तो मुझे स्कूल के बारे में कम चीज़ें याद है, क्योंकि स्कूल मेरा जो था, फिर जमुनाबाई में आए हम, जू में। तो स्कूल मेरे लिए स्क्विड गेम जैसा था, हर साल बहुत डेंजर होते जा रहा था, पढ़ाई में बहुत ख़राब स्टूडेंट था। तो हर स्टैंडर्ड में मुझे लगता था चलो इस साल तो स्क्विड गेम की तरफ पार हो गए, अब अगले साल मरूंगा कहीं ना कहीं। करेक्ट। तो ये मेरा बचपन था, बहुत ही हौच पौच, बहुत ही बुरा स्टूडेंट था जी। बट दूर दूर तक फिल्मों का ऐसा कुछ नहीं था, बट शौक बहुत था। तो आई थिंक आई रिमेंबर जब जू स्कीम में रहते थे, तो जहाँ पे भी स्कूल के बाद वो सिल्वर कलर के जो हमारे दिखते थे रिफ्लेक्टर्स, जी। तो दूर से समझ में आता था शूटिंग चल रही है। बड़े बड़े वैन्स तभी भी लगते थे। जी। तो ये कीड़ा तब से लग चुका था कि यार स्कूल के बाद साइकिल पे कहीं ना कहीं शूटिंग देखने चला जाता था। जैकी श्रॉफ सर के शूटिंग में घुस जाता था, ऑटोग्राफ लेना। आर्टिस्ट था मैं बचपन से जी। तो जैकी श्रॉफ सर के पोर्ट्रेट्स करना, उनका ऑटोग्राफ लेना। कहीं अनिल कपूर सर 7th रोड पे रहते थे, तो वहाँ जाके उनके लिए राह देखना कि यार अनिल कपूर निकलेंगे तो ऑटोग्राफ ले लूँगा। तो ये कीड़ा बचपन से रहा, क्योंकि फिल्में बहुत देखते थे। तो जहाँ एक तरफ बहुत बुरा स्टूडेंट था, एक तरफ कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फिल्मी कीड़ा क्या अट्रैक्ट कर रहा था वो पता नहीं था, बट ऑब्वियसली जब बच्चे होते तो स्टार्स ही अट्रैक्ट करते। जी। तो ये फिल्मी कीड़ा तब से लगा। और जुहू तो जो जगह है ना, उसकी तो हवा में ही फिल्म है। बिल्कुल। आप मतलब एक एक गली, आप Yes. जहाँ आप फिरोज खान साहब, धर्मजी, अजय देवगन, अमित जी, पूरा का पूरा जो वो एरिया है ना। तो आप सोचिए कि एक बच्चा जो बचपन से इनको देखने के लिए शूटिंग के लिए जा रहा है जी। और फोटो खिंचा रहा है, या उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, और 2-2 घंटा रुक के और उसी आदमी को आगे जाके इनके साथ काम करने का मौका मिले, तो इट्स अ वेरी बिग मोमेंट। ब्लेसिंग। आई मीन उससे बड़ी सरस्वती माता जी की दया नहीं हो सकती है कि जो आप चाहते हैं वो कर रहे हैं। मतलब 99% अभी भी जो लोग पूछते हैं कि यार विच स्कूल वर यू इन, तो मैं चंदन बोलता हूँ या विच कॉलेज वर यू इन, तो मैं गेटी गैलेक्सी बोलता हूँ, बिकॉज जेन्युइनली वी बिलोंग फ्रॉम दैट एरा वे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक में फिल्में देखना, 2-2, 4-4 वाली फिल्में देखना, एंड फिर रिपोर्ट शेयर करना, फिल्म कैसी लगी। तो ये कीड़ा तो रहा है। और स्कूल के बारे में बात की तो स्कूल ऑफ JJ आर्ट्स, जी, वहाँ से आपका क्रिएटिव सफ़र शुरू हुआ।
सो कैसे वहाँ पे आपकी विजुअल स्टोरी टेलिंग किस तरीके से डेवलप हुई, उसके बारे में आप ज़रा मुझे बताएं। सो आई थिंक मैं जो भी करता हूँ, मतलब जो भी मेरा जो एक विजुअल स्टाइल होगा या जो आर्ट है, आई थिंक आई कम्प्लीटली ओ इट टू जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, बिकॉज उसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। जी जे में जाके क्या होता है कि उस टाइम में कम से कम 4000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे एडमिशन के लिए। तो आप सोचिए कि 4 ऐसे आर्टिस्ट जो इंडिया और एशिया या इवन अब्रॉड के कुछ आर्टिस्ट फॉरेनर्स भी वहाँ पे अप्लाई करते थे, उनमें से गिने चुने 100 को एडमिशन मिलता था। तो वो 100 जो पास होके सिलेक्ट होते थे, उनको लगता था कि हम तो मतलब कमाल आर्टिस्ट है, बिकॉज सबके सब थोड़े साइको होते हैं, आर्टिस्ट तो थोड़े सनकी होते हैं। बट आप 5 साल ऐसे 100 लोगों के साथ वक्त बिता रहे हो, उनका काम देख रहे हो, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त कलाकार है। कोई हैंड इलस्ट्रेशन में बहुत अच्छा है, कोई फोटोग्राफर है, कोई क्या नहीं है। तो मतलब वो जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही, जहाँ पे डेली एक तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको रोज़ आर्ट करने मिल रहा है, कलर्स से ही बातें कर रहे हो आप, कैनवस, और सिर्फ क्रिएटिव बातें हो रही है, यू नो। सो आई थिंक वो डेवलपमेंट इतना ज़बरदस्त रहा। लेकिन मुझे याद है कि जहाँ मेरे बाकी के फ्रेंड्स टिपिकल एक रूट सोचते थे कि मैं कल ONM ज्वाइन करूँगा, कल कोई सोचता था मैं लिंटास ज्वाइन करूँगा, या मैं फोटोग्राफर या मैं कॉपीराइटर बनूँगा। क्या था विनीत जी, उस टाइम पे भी ना मैं कभी उन जगहों पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। अपना जू से लेके मुंबई जो डेली VT स्टेशन 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, जो ट्रेन का सफ़र था ना, मुझे बहुत क्लियरली याद है। मेरी नज़र हर स्टेशन पे पड़ती थी जो फिल्मों के 6 शीटर होते थे। 6 शीटर पोस्टर लगते थे और सिंगल शीट लगते थे। तो ऑफकोर्स उस टाइम में फिल्में भी ये थी कि पापी गुड़िया, इंसानियत के देवता, पता नहीं जो भी फिल्में थी, पर पोस्टर बहुत गंदे थे। जैसे साम रिबूत, तो मतलब कट पेस्ट कंप्यूटर था नहीं। मैं सोचता था यार फिल्में अच्छी है, पर पोस्टर क्यों इतना ख़राब है। जैसे बड़ी बड़ी फिल्में, चाहे बॉर्डर हो, उस टाइम पे बॉर्डर फिल्म ज़बरदस्त, लेकिन पोस्टर हॉच पॉच, यहाँ से सुनील शेट्टी, यहाँ से जैकी श्रॉफ, देयर वाज नो क्लास, देयर वाज नो डिज़ाइन क्लास। सो ये मुझे अट्रैक्ट करता था कि यार जब मैं जे से निकलूँगा तो आई थिंक आई विल डू दिस एडवर्टाइजिंग, दैट फिल्मों की पब्लिसिटी अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट। और एक पॉइंट पे हमारे वन ऑफ द बेस्ट उस टाइम के थे राहुल नंदा और हिमांशु नंदा, जो आज भी नंबर 1 ही है। तो उन्होंने एक गेम चेंजर लाया। आई थिंक उन्होंने फ़ोटो शूट किए सूरज बड़जात्या की फिल्मों के, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया। तो वो पोस्टर्स ने एक गेम चेंजर लाया। तो आई थिंक आई स्टार्टेड फॉलोइंग कि मुझे आगे जाके फिल्मों का पब्लिसिटी करना है। सो दैट वाज माय एंटायर इंक्लिनेशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। बट कहीं अंडर लेयर ये था कि आना तो फिल्म इंडस्ट्री में है, बट धीरे धीरे समझ में आ रहा था क्या किया जाए। एंड दैट इज व्हाट विजुअल स्टोरी टेलिंग, क्योंकि अब आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी ईरा का हूँ, मेरी भी पैदाइश में ये सारी चीज़ें हमने 80s की फिल्में और 90s की फिल्में देखी हैं। और अगर आप और पहले अगर आप देखें 70s में जब सलीम साहब और उनका दौर था, तो आप शोले के विजुअल आप देखें, जो उनके पोस्टर्स के विजुअल्स थे, वो बिल्कुल डिफरेंट होते थे। और अगर आप सोचो तो जब हम थिएटर में जाते थे तो सिर्फ वहाँ फोटो सेट लगते थे कि ये फिल्म में, तभी ट्रेलर नहीं चलते थे, सिर्फ पोस्टर और वो फोटो सेट कि इसमें ये गाना भी कहीं फॉरेन में शूट हुआ है, या ये कॉस्ट्यूम में भी ये एक्टर है। तो यही जरिया था टू अट्रैक्ट द ऑडियंस कि अब ये सब भी है फिल्म में, अगले हफ्ते ये पिक्चर आ रही है तो उसमें ये सब है। सो आई थिंक देयर वाज अ लॉट टू डू इन दैट फील्ड। तो सी, एज डेस्टिनी सेज कि आप ऑलरेडी उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो काम कैसे मिले। तो मैंने कभी ये कोशिश नहीं की थी कि मैं किस तरह से इसमें पेनिट्रेट हो। तो मैंने जिम वगैरह ज्वाइन किया था उस टाइम पे, तो मेरे जिम में भी काफ़ी फिल्मी दोस्त बनते थे। मतलब एक तरफ कुणाल गोस्वामी 6 फुट 4 इंच का मनोज कुमार जी का बेटा, एक तरफ अरमान कोहली जो अभी हीरो बनने जा रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त थे। ऋतिक भी हमारे जिम में फ्रेंड हुआ करते थे, फरदीन खान। सो इस माहौल में क्या हुआ था कि लोगों को ये पता चल गया था कि मैं डिज़ाइनर ठीक ठाक हूँ, मैं अच्छा डिज़ाइनिंग करता हूँ। जैसे काम मिलने लगा, किसी ने बोला यार विजिटिंग कार्ड बना दो, तो 300 रुपये मिलते थे, तो विजिटिंग कार्ड में डिज़ाइन करके देता था। कंप्यूटर्स जस्ट शुरू हुए थे तभी। ऐसे बहुत सारे आड़े टेढ़े डिज़ाइनिंग के काम किए। पर एक बार मुझे एक फ़ोन आया, मेरे एक फ्रेंड है KS संजय, उनका। बोला सोम तू कहाँ है? मैं बोला मैं यहीं पे हूँ जू में। बोलता है कि ये एड्रेस पे तू तुरंत आ जा, अभी का भी आ जा। सो सी, दिस इज़ कंप्लीट डेस्टिनी दैट मतलब मेरे अंदर जो इच्छा थी
वो कैसे मुझे सामने से आके मिली। मैं गया उस बंगले में, उन्होंने मुझे 2 जेंटलमैन से मिलाया, एक थे सुनील गोयल और एक थे ज्योतिन गोयल। इनकी एक फिल्म चल रही थी सफारी, संजय दत्त और जूही चावला उसमें थे, और उन्होंने बोला यार सोहम वी हर्ड यू आर अ डिज़ाइनर, तो व्हाई डोंट यू डिज़ाइन समथिंग फॉर आवर फिल्म एंड गिव अस एन आइडिया, यू नो, एक लोगो डिज़ाइन कर लो आप। तो मैंने बोला यार मुझे कोई वर्ड नहीं आते थे, मैंने बोला आप फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे। तो उन्होंने मुझे ज़िंदगी का पहला नरेशन दिया कि मेरी फिल्म ऐसे है। तो मैंने एक डायरेक्टर के मुंह से एक नरेशन सुना जो मुझे लगा यार हाँ इसने मुझे पिक्चर दिखा दी। तो सी ये स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी कि एक नरेशन कैसे हो रहा है। एंड देन मैंने डिज़ाइनिंग शुरू किया। फिर इंडस्ट्री बहुत वेलकमिंग है, अगर कोई फ्रेश टैलेंट आता है जो शायद कुछ ठीक ठाक काम कर सकता है या बहुत मेहनती हो आप, तो बात बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो फिरोज नडियाडवाला जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला मैं एक फिल्म बना रहा हूँ कारतूस, और उन्होंने बोला मेरा जो डिज़ाइनर है वो अमेरिका चला गया है, तो तुम इसको आगे बढ़ाओ। तो मुझे बहुत सालों बाद समझ में आया कि मेरी पहली 7 फिल्में संजय दत्त साहब की ही मिली मुझे। हाँ, मतलब वो सब, मतलब कोई प्लानिंग नहीं था, बड़े कनेक्शन हो गया कि मतलब सफारी, कारतूस, चल मेरे भाई, दाग द फायर, आई केप्ट डूइंग संजय दत्त फिल्म। सो सडनली आई थॉट दैट यार कोई कनेक्शन है संजू सर के साथ, एंड ऑफ कोर्स आई वाज अ वेरी बिग फैन आल्सो। तो मेरा ये पब्लिसिटी डिज़ाइन का पूरा एक जो है दौर शुरू हुआ फिर। एंड यू नो मेरे को सडनली आपसे बात करके रियलाइज़ हो रहा है कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं साउथ के जी, एंड वो बचपन में थिएटर के सामने पेंसिल बेचा करते थे और बहुत फैसिनेटेड थे फिल्म्स को लेकर। तो जो बाहर पोस्टर लगे होते हैं वो उसको देख के कहानी बनाते थे, और जब अंदर से लोग निकलते थे तो उनसे वो कहानी पूछते थे फिल्म की क्या है, और वो फिर मैच करते थे कि जो मैं कहानी सोच रहा हूँ तो पोस्टर ऐसे हुआ करते थे कि कहानी बता देते थे कि भैया ये कहानी है। बट इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, बिकॉज 99 वाज अ वेरी वेरी फ्लैम्बॉयंट टाइम था, और वहाँ से ये जो सफारी के बाद जो आपकी शुरुआत हुई उसमें यू नो यू स्टार्टेड विजुअल स्टोरी टेलिंग का कोर कॉम्पिटेंस आपने उस समय बनाया, या फिर सिनेमा के टूवर्ड्स ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस चल रहा था उस दौरान? सो मैं आपको बताऊँ कि मेरा एक 3-4 साल का जर्नी रहा। मैंने एक एबल एंड विल करके एक कंपनी फॉर्म की थी, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे साथ उसमें पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया था। तो एबल एंड विल में क्या हुआ था, मैं कम से कम मुझे लगता है 18-20 घंटे दे रहा था, टाइम दे रहा था, बहुत काम कर रहा था। और बढ़िया टाइम ये रहा कि मैं एक तरफ साजिद नडियाडवाला सर के साथ, एक तरफ डेविड धवन जी के साथ, एक तरफ अनीस बज़मी, एक तरफ हमारे राज कंवर जी, फैंटास्टिक डायरेक्टर्स, बिग बैनर्स, सबके साथ मैं काम कर रहा था। अब मैंने नोटिस ये किया कि मेरे पोस्टर डिज़ाइंस उस लेवल पे बन रहे कि अगर वो डायरेक्टर का टेस्ट अच्छा है तो मेरे पोस्टर्स अच्छे बन रहे हैं जी। अगर वो डायरेक्टर का टेस्ट टैकी है तो मेरे पोस्टर्स टैकी बन रहे हैं। करेक्ट। कहने का मतलब कि आप केटर कर रहे हो क्लाइंट को, करेक्ट, और उनके टेस्ट के और उनकी फिल्म के मूड के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। करेक्ट। बट वो 3-3.5 साल में मैंने इतना काम किया कि मुझे ये पता था कि मैं अगर और 2-5 साल इसमें कंटिन्यू करूँगा तो शायद मैं नंबर 1 डिज़ाइनर के टैग पे भी पहुंच जाऊंगा, और मैं पैसे भी अच्छे कमा रहा था, बहुत अच्छे कमा रहा था, और वो एजेंसी अच्छी तरह सेट थी। बट मेरा एक फटीक पॉइंट ये आ गया था कि हमारी इंडस्ट्री के 2-3 प्रॉब्लम थे कि 99% पिक्चर रिलीज हो जाती थी, उसके बाद कोई आपके पैसे नहीं देता था, तो आपकी पूरी मेहनत जो है वो मतलब लास्ट 30% तो आपने कमाया ही नहीं। तो वो फ्रस्ट्रेशन कि यार इतनी मेहनत करके ये बंदा पैसे कैसे काट सकता है। करेक्ट। इतना दिल से जुड़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद यार ये आदमी ने पैसे काट दिए, और ये तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी है। तो मेरा एक अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि मैं एक दिन ऐसा काम करूँगा साला कोई मेरा पैसे ना काट सके। तो वो एक अंदर बन रहा था कि यार सी क्रिएटिवली आई हैड लॉट ऑफ हंगर, प्लस मैंने इतने नरेशन और इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया था कि यार राज कंवर जी जो बहुत मासी डायरेक्टर है वो कैसे सोचते हैं, डेविड धवन साहब जो मतलब बिना स्क्रिप्ट के सब कुछ उनके दिमाग में, वो कैसे पिक्चर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मेरा ये मुझे लगता है फैंसी शुरू हो गया कि यार डायरेक्टर बहुत कमाल का एक मशीनरी है जो पूरी फिल्म एक्चुअली डायरेक्टर बनाता है, और वो कंट्रोल जो है वो डायरेक्टर का होता है। तो आई थिंक देयर वाज नॉट मच ऑफ अ प्लानिंग। मैं मनी माइंडेड तभी भी नहीं था, तो मेरे को ऐसा था कि मैं क्या लूज़ करूँगा,
मुझे एडवेंचर, मुझे एक स्टेप लेना ही पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी करके यहाँ तक पहुँचूंगा। तो आई सेड आई एम जस्ट लाइक 24, 25. आई सेड आई हैव टू टेक द leap of faith, and I said I want to assist a director and I want to learn direction. करेक्ट. So ये मतलब एक किसी गेट टुगेदर पार्टी में कोमल नाहता जी से मेरी बात हुई थी कि यार, कोमल ने कहा कि नाउ व्हाट डू यू प्लान टू डू, यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस, यू आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक वर्क। ये वो मैंने कोमल जी से कहा कि यार नहीं, आई वुड लाइक टू असिस्ट अ डायरेक्टर। ओह माय गॉड, रियली, व्हेन, ये वो। और उनसे कुछ बात करते करते उन्होंने मेरे को करण जौहर से एक बार मिलाया। तो मेरी वो मीटिंग हुई, तो करण जौहर से मैंने बोला कि मैं असिस्ट करना चाहता हूँ। करण ने बोला यार, यू आर डूइंग सच अ गुड वर्क, इतना अच्छा आपका पोर्टफोलियो है, ये सब छोड़ के व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू डायरेक्शन? आई सेड नो, आई जस्ट वांट टू, आई थिंक आई कैन गिव अ लॉट मोर टू अ फिल्म देन जस्ट डिजाइन पोस्टर्स। यू नो, आई सेड आई वांट टू डू समथिंग मोर। बट मुझे ये श्योर नहीं था कि मैं वो क्राफ्ट को कितना सीख पाऊंगा। पर मैंने बोला कि मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। तो जहाँ 1-1.5 लाख महीने के कमा रहा था, उस पे से आई गॉट अ चांस टू वर्क एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन कभी खुशी कभी गम, जहाँ 3,000 पर मंथ पे मैं लग गया और मैंने वो बाकी का बिजनेस पूरा बंद कर दिया एंड आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट। बट कभी खुशी कभी गम, you know, it was such an iconic film because, you know, we come from the same time because I also came here at the similar time. So कभी कभी खुशी गम इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, you know, करण जौहर, अमित जी, मतलब अमित जी का रीराइटिंग, उनका करियर वहाँ से शुरू हो रहा था। यू नो, पीपल लाइक काजोल, यू नो, शाहरुख खान। सो ये जो पूरा सेटअप था, वो सेटअप जो था, एक यू नो, एक विजुअल आर्टिस्ट जो एक थॉट प्रोसेस के साथ जो वो सेटअप में जब वो काम कर रहा था लड़का, तो उसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था उस सेटअप में? बिकॉज देखो, आप करण जौहर कर रहे हो, फेयर इनफ, बिकॉज अब तो खैर ये हिस्ट्री है, हम जो बात कर रहे हैं, बट आई रियली वांट टू नो योर थॉट प्रोसेस कि उस समय यू नो कैंपेन बना रहे थे आप और ये असिस्ट करने के बीच में जो थिन लाइन अब बहुत थी, उसमें टर्निंग पॉइंट क्या था? सर बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि टर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो हो गया कि प्रोसेस में असिस्टेंट में लग गया जी। निखिल अडवाणी का बहुत बड़ा हाथ था मेरे साथ, मतलब मुझे एक होता है ना, एक डेवलप करने में, क्योंकि निखिल अडवाणी एसोसिएट डायरेक्टर थे जी, और निखिल अडवाणी एक टास्क मास्टर थे, बहुत ही खतरनाक वाले। तो करण बहुत सॉफ्ट थे और वो अपनी जगह पे अपना डायरेक्शन का काम करते थे, पर निखिल वॉज द टास्क मास्टर जो कंट्रोल करते थे बाकी असिस्टेंट्स को। सो आई वॉज एक्चुअली द लास्ट इन द लॉट एंड एक होता है ना कि देखते कौन क्या कर सकता है। धीरे धीरे निखिल के साथ एक मेरा शायद एक बॉन्ड क्रिएट हुआ इस लेवल पे कि ये हार्ड वर्किंग है, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने मिली जो फर्स्ट फिल्म में एक जूनियर असिस्टेंट को करने ना मिले। करेक्ट। अब्रॉड शूट से लेके हर, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं था या एक म्यूजिक सेटिंग ऐसी नहीं थी या कुछ भी जो मैंने छोड़ा हो। तो मुझे लगता है मैंने 3 फिल्मों का काम एक फिल्म में सीखने की कोशिश की। लेकिन जो आपका सवाल है वो बहुत फैंटास्टिक है कि कभी खुशी कभी गम का लास्ट डे ऑफ शूट था और वो एक गाने का ही सेट था और मैं एक स्टेयरकेस पे बैठा था और लास्ट डे का शूट था। सब अपनी अपनी जगह पे इमोशनल थे कि कल से तो सेट पे नहीं आना है, पिक्चर खत्म हो गई वगैरह। पर मैं ऐसे बैठा था और मैंने अपने आप को एक सवाल पूछा उस दिन कि कभी खुशी कभी गम, इतने बड़े स्टार्स, ये सेटअप सब कुछ, पर मैंने क्या सीखा? और मुझे उस दिन लगा मैं ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है और मुझे कुछ सीखने नहीं मिला। मुझे 2 चीज़ें सीखने मिली उस दिन। मैंने ये सोचा कि ये जो उस ज़माने की 100 करोड़ की फिल्म है या जो भी उस ज़माने में बजट हुआ होगा जी, मैंने बोला यार ना मेरे पिताजी यश जौहर है जो मेरे लिए इस लेवल की पिक्चर बनाएंगे। करेक्ट। और मैं कॉस्ट्यूम्स देखता था मनीष मल्होत्रा जी के और करीना कपूर के और सब, और मैंने बोला कि ना मुझे वो लेवल की फिल्म बनाने का मौका मिलेगा जहां मेरे घाघरे 20-20 लाख के होंगे। सो मैंने अपने आप को पूछा कि तो मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा? तो मुझे फिल्म मेकिंग नहीं आता है। आई सेड आई हैव डन अ कोर्स ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर एंड इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट मैं अपनी फिल्म कैसे बनाऊंगा, ये इसका रास्ता अलग से ढूंढना पड़ेगा। करेक्ट। सो सी, एंड ऑफ द डे कल हो ना हो शुरू होने वाली थी, शायद मैं उस पर एसोसिएट हो सकता था, मुझे वो काम भी मिल रहा था। बट मैंने करण से रिक्वेस्ट की, तभी मैंने करण को बोला, करण मुझे लगता है कि मुझे टेक्निक सीखनी है। अगर मैं कल हो ना हो पे काम करूँगा तो यही माहौल का पिक्चर बनेगा, यही ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स, गाने, देयर विल बी नो एक्शन, देयर विल बी नो टेक्निक, इट विल बी अ परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म। तो मुझे जॉनर चेंज करना है। तो बोलते तुम क्या करना चाहते हो?
मैंने कहा मैं राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम कर, मतलब आई वांटेड टू वर्क विद ओनली पीपल हु आई रियली रिस्पेक्ट अ लॉट एज अ डायरेक्टर। मेरा ये नहीं था कि यार कोई फिल्म शुरू हो रही है वहाँ लग जाओ। मेरा बहुत क्लियर था मैं करूँगा तो उनको जिसको मैं जान दे दूँ अपनी, जी जी रिस्पेक्ट उतना होना चाहिए उस आदमी के लिए। तो उसने बोला कि देख ले तू रामू जी से बात कर ले, तेरे से होता है तो वहाँ कर ले। सो दैट्स हाउ आई वेंट टू राम गोपाल वर्मा एंड आई गॉट अ चांस टू वर्क ऑन भूत। एंड वो जो चॉक एंड चीज़ था कि वहाँ इतनी बड़े बजट की फिल्म, बाउंड स्क्रिप्ट, और यहाँ पे भूत शुरू हो रही है जिस पे मतलब एंड ऑफ द शूट तक स्क्रिप्ट नहीं थी, वो सब उस जीनियस के दिमाग में था। राम गोपाल वर्मा इज एन इंस्टीट्यूट, उसके जैसा डायरेक्टर इंडिया में नहीं है कोई। यूनिवर्सिटी 100%। बिकॉज उस यूनिवर्सिटी से आज उस यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स जी बड़े बड़े फिल्मों के डायरेक्टर हैं, और यू नो दिस इज व्हाट आई हैव बीन सीइंग रामू। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट यू लर्न विद रामू जी? क्योंकि आपके साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है, मैं थोड़ा सा वापस से, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट द काल चक्र एंड एवरीथिंग। सो आपका डेब्यू होता है करण जौहर की फिल्म में, आप सीधा जॉनरा शिफ्ट करते हैं भूत में जी। और उस ज़माने में चाहे करण जौहर भले ही बहुत बड़े प्रोडक्शन कंपनी हो, बट रामू जैसा टेक्नीशियन वो नहीं थे। बट रामू जी के साथ पहली इंटरेक्शन आपकी कैसी थी? दैट इज माय वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर, बिकॉज हम लोग सभी चाहते थे रामू से मिलना लेकिन मिल नहीं पाते थे। लेकिन रामू जी के साथ आप भूत से पहले की जो इंटरेक्शन थी, हाउ ही कन्विंस्ड कि आप उनको असिस्ट करो? नहीं, तो ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो मेरे एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे नितिन मनमोहन जी, बड़े प्रोड्यूसर थे उस ज़माने के और बहुत ही कमाल आदमी थे। नितिन मनमोहन जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्मों का डिज़ाइनिंग किया था जी। ठीक है, उनमें से एक फिल्म थी शूल, जो रामू जी और नितिन मनमोहन ने साथ में प्रोड्यूस की थी, और डायरेक्टर थे हमारे मित्र ई निवास। ठीक है, उनकी भी फर्स्ट फिल्म थी। एनीवे, तो मैं राम गोपाल वर्मा जी को बिल्कुल जानता नहीं था और उन्होंने सत्या वत्या बना ली थी, तो गॉड तो थे ही, तो भाई ये आदमी ने सत्या बनाई है। बट वो राम गोपाल वर्मा भी नहीं थे, वो जो मतलब हम सत्या कंपनी सरकार शिवा यहाँ वो देख के आ रहे थे। बट ही वाज वी न्यू दैट इज अ सॉलिड डायरेक्टर फ्रॉम साउथ। उस टाइम पे नितिन मनमोहन जी ने बोला कि तू इनको फोन कर और इनको मिल ले, ये तेरे को नरेशन देंगे और तू पोस्टर बना। ऐसे चलता था उस टाइम पे। तो मैंने रामू जी को फ़ोन किया, मैं बोला सर नितिन मनमोहन हैज़ आस्क्ड मी टू मीट यू, या मीट मी हियर, आई विल पिक यू अप। कट टू, वो कुछ नहीं बोलते थे, ऐसा बोल के मुझे बोला कि कहीं खड़े हो जाओ। और 10th रोड पे मैं खड़ा हो गया, एक रेड गाड़ी में वो आए ड्राइवर के साथ, तो मेरे को पिकअप किया। और वो ऐसे आदमी थे कि मैंने बोला या सर, नितिन जी सेड दैट यू विल मेक पोस्टर, आई सेड यस सर। तो उन्होंने मेरे को कहीं लेके गए, वो गाड़ी कहाँ जा रही है मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान उनमें था। और उन्होंने मेरे को रास्ते में शूल की स्टोरी बता दी। और स्टोरी बताते बताते उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मनोज वाजपेयी का ऐसे ऐसे जो भी है, वो आप मान लीजिए 12-13 मिनट का एक सफ़र था। गाड़ी कहाँ गई है मुझे नहीं पता है, और मैं स्टोरी सुन रहा हूँ। और एक पॉइंट पे उन्होंने गाड़ी, स्टॉप द कार, यू गेट आउट। उन्होंने मेरे को उतार दिया, बोला ओके यू मेक द पोस्टर। अब मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ उतरा हूँ, ये कौन सा एरिया है, कुछ नहीं पता चला। ये एकदम मतलब वर्सोवा की आगे किसी खाड़ी के पास, जहाँ से 2 किलोमीटर अभी ना ऑटो मिलेगी ना कुछ मिलेगा, तो मैं चल के हुए जा रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था। बट रामू जी का फैंटास्टिक पावर जो था कि एक तो वो इधर उधर की कोई फालतू बात करते नहीं है। उनका ये भी नहीं है कि तुम कौन हो और क्या करोगे, तू पोस्टर बनाने वाला है, ठीक है, ये मेरी कहानी है। वो 4 मिनट 6 मिनट में उन्होंने कहानी बता दी, और वो इतना फ्रीडम देते कि तू अपने हिसाब से कुछ करके ला। वो आदमी की एनर्जी ऐसी थी कि आप 100% उनके नरेशन के बाद कुछ ऐसा करके ले जाओगे जो आउट ऑफ द बॉक्स ही होगा। तो आई थिंक ये सब ट्रेनिंग हो रही थी मेरी। तो मैंने कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग शूल का डिज़ाइन वगैरह बनाया था, और रामू जी ने देख के बोला कि फैंटास्टिक, प्रिंट कर दो इसको। सो वो जो कॉन्फिडेंस था कि रामू जी हैड स्टार्टेड लाइकिंग माय वर्क, ही न्यू कि ये लड़का कुछ अलग लेके आ पा रहा है। सो वो मेरा थोड़ा रैपो था। सो आई वेंट टू हिम एट वन पॉइंट एंड मैंने बोला कि मैंने असिस्ट किया है कभी खुशी कभी गम पे। ओ करण जौहर दिस दैट, सर आई वांट टू असिस्ट यू। व्हाई यू वांट टू असिस्ट मी, यू बी एट धर्मा बिग प्रोडक्शन। आई सेड आई वांट टू लर्न व्हाट यू। वो सीरियसली नहीं ले रहे थे कि तू सच्ची पगार पे जुड़ना चाहता है। आई डोंट हैव मनी, आई विल गिव यू 5,000। आई सेड आई डोंट वांट मनी सर, आई वांट टू लर्न विद यू ऑन भूत। तो मैं भूत पे जुड़ा।
सर अभी यही बात पे मैं आ रहा हूँ कि मैंने भूत पे 6-8 महीने जो काम किया, उसके लास्ट डे ऑफ शूट पे मैं बैठा था किया पार्क बिल्डिंग में, जो हॉन्टेड बिल्डिंग था वो मैंने ही मतलब लोकेशन रेकी करके ढूंढा था। वो लास्ट डे ऑफ शूटिंग और भूत था और मैं स्टेयरकेस पे बैठा था और मैं सबको देख रहा था कि कल से ये शूटिंग खत्म हो रहा है। तो मैंने बोला अब मैंने क्या सीखा, और उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया था कि आई डोंट नीड टू असिस्ट एनी मोर। अब मैं अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखूंगा, अब मैं सीधा डायरेक्ट करूंगा। ये मैं सीख चुका था, समथिंग वर्कड के नाउ आई नो हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। बट वो भूत फिल्म पे जो मुझे सीखने मिला वो जीनियस की वजह से मिला है। जी। एंड यू नो, दो पोल्स अपार्ट लोग हैं, एक करण जौहर है जी और एक राम गोपाल वर्मा है। जी एक हाईएस्ट कमर्शियल शाहरुख खान एंड एक जो मतलब कहाँ करना है क्या करना है, दोनों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स बिल्कुल अलग है। यस एंड यू नो यू हैव लर्न फ्रॉम बोथ द प्लेसेस, यू नो। और उसके बाद यू नो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि एज अ विजुअल आर्टिस्ट, एज समबडी हु इज़ वेरी वेरी गुड इन प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन एंड द टेक्निकल एस्पेक्ट, सो ये होना ही था कि भाई अब हो गया, अब मुझे अगली फिल्म मेरी करनी है। वो अगली फिल्म कौन सी थी, क्या थी, पता सबको है, लेकिन बताएंगे आप। नहीं, सबको पता है, लेकिन उसके पीछे की एक ह्यूमरस कहानी है जो लोगों को नहीं पता है, वो मैं बताना चाहूँगा। तो मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं अपनी पिक्चर लिखना शुरू करूँगा। तो मैं एक ब्रेक लेके चला गया, मैं यूएस चला गया था 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए मेरे एक कज़िन के वहाँ पे। तो मैं गया था एक सोच के कि मैं एक तरह की कहानी लिखूँगा। हॉरर लिखनी थी, ये श्योर था। तो पता नहीं पहले से हॉरर, ऑकल्ट, ऑल्सो समवेयर के अगर आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हो और टेक्निकली अच्छी फिल्म बनानी है, तो मुझे हॉरर इसलिए भी अट्रैक्ट करता था कि मुझे बहुत क्लियर था मुझे लो बजट फिल्म बनानी है, मुझे छोटी फिल्म बनानी है, मुझे फैलना नहीं है, मुझे उतने लेवल की पिक्चर बनानी है जो शायद कोई जल्दी से प्रोड्यूस कर सके। तो मैं ये सोच के गया था लिखने। अब वो ट्रिप में मेरे कज़िन ने मुझे एक फिल्म दिखाई, बोले तू यार ये फिल्म देख। तभी DVD का ज़माना था, तो मुझे दिखाई गई थी एक फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन, और वो उस टाइम के लिए कमाल फिल्म थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक रीमेक लिखा था फाइनल डेस्टिनेशन का, और मैं 2 महीने प्रॉपर लिख के विद डायलॉग्स में इंडिया आ गया। और तब जाके मेरा एक पेंडिंग डिस्कशन था करण के साथ। करण ने बोला था जब तू पहली पिक्चर लिखेगा तो आई शुड बी द फर्स्ट वन टू रीड इट। तो ऑब्वियसली आउट ऑफ दैट रेपो एंड रिस्पेक्ट आई वेंट टू हिम एंड ही सेड अब क्या कर रहा है। मैं बोला एक स्क्रिप्ट लिखी है मैंने। तो बोला आई वांट टू रीड। मैं बोला नहीं प्लीज़ ये मत पढ़ो, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, बहुत आड़ी टेढ़ी है, बहुत भयानक है, तो आपके जॉनर का बिल्कुल नहीं है। नहीं मेरे को पढ़ना है। As history was that he read it and to my surprise he liked it and he said I'm going to produce this। मैं बोला यार ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या हुआ था कि विवेक ओबेरॉय मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके रामू जी को मिलाने में भी मेरा कुछ प्रोसेस रहा। तो करण ने कहा कि इसमें एक्टर में आप विवेक को देख लो, अगर आपको लेना है तो अभी तो स्टार है वो, तो उभरता सितारा था ऑलरेडी वो। हम लोग विवेक को मिले। विवेक ने क्या किया कि वो स्टार ऑब्वियसली बन चुका था, मतलब बड़ा, और उसने साइनिंग वगैरह ले लिया और उसने बोला कि मैं डेट दूंगा आपको, और मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। अब ये तो हो गया, पर 1-1.5 महीने तक विवेक हमें कमिटमेंट नहीं दे रहा था, डेट नहीं दे रहा था। अब था मेरा फ्रेंड, मैंने बोला भाई तू कर क्या रहा है, धर्मा प्रोडक्शन है, फिल्म बनानी है, तू डेट तो दे। तो उसने मेरे सामने एक गूगली डाला, बोला यार मुझे एक और फाइनल डेस्टिनेशन ऑफर हुई है, और वो अब्बास मस्तान बना रहे, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो एक तरफ तू देख ले कि तू बनाना चाहता है और एक तरफ उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है। मैंने बोला यार तू बता तू क्या करना चाहता है। बोलते मैं उनकी करूँगा क्योंकि वो बड़े डायरेक्टर हैं। मैं बोला ऑफ कोर्स आई एम अ न्यू कमर, तो ये तू उनकी कर। तो आई वेंट बैक टू करण, आई सेड यार ऐसा प्रॉब्लम है। करण ने बोला देख यार मुझे तुम्हारी पिक्चर से मतलब है, आई लव योर स्क्रिप्ट, नाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू मेक इट विद विवेक और नो, या तो विवेक को रिप्लेस कर दे। मैंने बोला मुझे वक्त दो सोचने का। नाउ आई थॉट दैट यार मेरी पहली पिक्चर एक रीमेक, वो डब्बा रहेगा लाइफ टाइम की एक रीमेक बनाई, और ऊपर से 2 भगत सिंह आ गई थी। वैसा करके कोई मतलब नहीं है, एक ही सब्जेक्ट पे 2 पिक्चर बना के, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। करेक्ट। सो आई टोल्ड करण लेट्स नॉट मेक दिस। मुझे ब्रेक मिला हुआ था, सब कुछ था, उसके बाद भी मैं रिट्रैक्ट कर रहा था। मैं बोला नहीं बनानी है। बोलते देन व्हाट डू यू वांट टू डू। मैंने बोला कि मेरे दिमाग में एक दूसरी स्क्रिप्ट है, मुझे 3 महीना चाहिए,
I'll come back to you with a new script. So I took that chance. I went back, but I wrote a brand new script, which was not a remake. And फिर मैंने काल लिखी. और I came back with काल, and I think करण को obviously ये लगा कि ये better decision था. ये Final Destination से ये better draft हो गया और ये original भी है. That's how काल. सो ये काल का जो डिफाइनिंग मोमेंट था कि वो फाइनल डेस्टिनेशन से काल पे आया, बिकॉज काल अगेन मतलब काल का जो टाइटल था वो जाता था ज़्यादा फाइनल डेस्टिनेशन के साथ, बट आपको 3 महीने में रीराइट करनी थी एक नई स्क्रिप्ट और द आइडिया वाज देयर इन योर माइंड. सो वो कहानी वो पूरी उस प्रोसेस की जो थी, मीटिंग करण जौहर, नरेटिंग हिम, स्टार कास्ट, किस तरीके से टाइगर, मतलब वो किस तरीके से, और उस ज़माने में ऐसा कुछ होता नहीं था कि वो रियल टाइम आप टाइगर उनको दिखाओ, क्योंकि आई रिमेंबर बिकॉज इन हॉलीवुड देयर इज अ फिल्म कॉल्ड घोस्ट इन द डार्कनेस, एंड यू नो वो उस पेरीफेरी पे फिल्म बनने वाली थी. सो वो पूरा प्रोसेस जानना है. सो घोस्ट इन द डार्कनेस मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म रही. मेरा वाइल्ड लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव बचपन से रहा. तो ये जितने भी साल हमने बात की, जहाँ मैं एडवर्टाइजिंग में था या जे में था या जहाँ भी था, मेरी वाइल्ड लाइफ की ट्रिप्स साल की 2 ट्रिप कंपलसरी लगती थी. और ऐसे ही एक ट्रिप में हम कॉर्बेट जाया करते थे. तो ये सारे जो आपने काल में इस मोमेंट्स देखे या जो डिटेलिंग समझ में आती है, वो क्योंकि मैं उतना जंगलों में घूम चुका था. मेरी इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में बहुत थी. अब जब मैं नई स्क्रिप्ट लिखने बैठ रहा था तो मैंने ऑनेस्टली ये सोचा कि अब मेरे पास 99% करण जौहर एज अ प्रोड्यूसर है, जो शायद मेरे साथ ऑफकोर्स काम करना चाहते हैं, और उन्होंने एक स्क्रिप्ट तो मेरी ओके की हुई है. तो अब मैंने सोचा कि मैं एक तो ओरिजिनल काम करूं और दूसरा मैं ये करूं कि कुछ ऐसा करूं जो मुझे धर्मा में काम करने का मौका मिल रहा है. तो आई शुड मेक द बेस्ट ऑफ इट. करेक्ट. तो मैं कुछ एकदम रन डाउन या मीडियोकर करूं, उससे अच्छा मैं अपने दिल का कुछ नया डिज़ाइन करूं. दैट्स हाउ मैंने काल पे वाइल्ड लाइफ, अपने एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ों को, वो लिखने के टाइम मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये कैसे होगा, शेर कैसे आएंगे, कैसे दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो सब सोचो तो आप लिख नहीं पाओगे. मैंने बोला पहले लिखना ज़रूरी है. चैलेंजेस ये रहे कि एक तो करण ने क्रिएटिव कॉल तो ले लिया था कि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बोल दिया, लेकिन वो स्क्रिप्ट गई फिर यश जी के डेस्क पे. यश जौहर जो उनके पिताजी थे, वो कमाल आदमी थे, वो प्रोडक्शन के किंग थे, प्रोड्यूसर थे, सीनियर थे. तो उन्होंने मेरे को एक दिन बुलाया कैबिन में और मेरे को बोला बैठो सोहम, ऐसे एटीट्यूड से उन्होंने वो स्क्रिप्ट जो यहाँ पड़ी थी ऐसे फेंक दी मेरे पे. बोले क्या लिख के लाया हो, क्या समझते हो अपने आप को, कुछ भी लिख सकते हो तुम सब यंगस्टर्स आजकल, जो मन में आया लिख दिया, समझ में आ रहा है क्या लिखा है, कभी गए हो कॉर्बेट पार्क. मैं शांति से सुन रहा था. तो उन्होंने बोले कभी गए हो, मैं बोला जी सर मैं बहुत बार जाता हूँ. बहुत बार जाने से पिक्चर नहीं बन जाती. तो उन्होंने मेरे सामने एक वो चैलेंज डाल दिया कि मैं अपने प्रोडक्शन का नाम नहीं दूंगा तुम्हें जब तक, और साइन भी नहीं करूँगा. अकेले कॉर्बेट पार्क जाकर अगर तुम परमिशन लेके आए कि वहाँ शूटिंग करने मिलेगी आपको, तो ये फिल्म मैं बनाऊँगा, नहीं तो मैं करण को बोल दूँगा मैं नहीं बनाने वाला हूँ. तो उन्होंने 15-20 हज़ार पैसे दिए और मेरे एक असिस्टेंट को बोला ले जाओ, प्रोडक्शन का कोई नहीं आएगा. तो हम चले गए और फिर बहुत कठिनाइयाँ हुई. 8-10 दिन वहाँ रहे, वहाँ की परमिशंस, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं. तो एनीवे वो एक मज़ा था, जर्नी था. 10 दिन और जंगल में रहने मिल गया. और वो करते करते परमिशन लास्ट डे मिली. वो भी एक मतलब चमत्कार होता है ना कि मिल गई. वहाँ के ऑफिसर ने कैसे वो अप्रूव की, लेकिन ऑफिसर ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और उसको लगा कि भाई इसमें टाइगर्स के लिए एक मैसेज है वगैरह, और वो परमिशन मिली. तो जब मैं वापस आया तो मैं बैठा उनके सामने, बोला क्या हुआ, नहीं मिली परमिशन. मैंने बोला था कुछ नहीं मिलेगा. तो मैंने एक लेटर उनको दिया. मैं बोला सर ये क्या है ये, फिर पढ़ा उन्होंने. तो उनको लगा यार परमिशन तो ले आए ये. उस दिन से उन्होंने बोला कि अब जा बना ऐसी पिक्चर कि मज़ा आ जाए. तो उनकी स्कूलिंग ये थी, उन्होंने कहा कि मैं एक फ़ोन करता तो ये परमिशन फैक्स पे कल 2 दिन में यहाँ आ जाती. मेरे को 2 फ़ोन घुमाने थे, सब हो जाता. लेकिन उन्होंने कहा एक दिन यश जौहर जब नहीं होंगे, एक दिन जब तुम खुद पिक्चर बनाओगे, तो यू शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली, नॉट विथ इन्फ्लुएंस. तो आई थिंक वो स्कूलिंग जो रही बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. वो फिर पूरे काल के मेकिंग में स्कूलिंग रही
कैसे प्रोडक्शन करना, क्योंकि वो ट्रेनिंग ही वैसे हुई थी। राइट फिर राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम किया था, तो टाइटर बजट्स में कैसे शूट करना, ग्लैमर ले आना। करण जौहर थे तो ऑब्वियसली ग्लैमर और स्केल तो अपने आप लाना ही है, तो वो सब अमेलगमेशन मुझे लगता है मुझे काम आया। तो मतलब कॉन्सेप्चुअली छोटी पिक्चर थी, पर मैंने शूट स्केल वाइज बड़ी की थी, तो वो पूरा एक अपना ही जॉनर निकल के बाहर आया। और डिफरेंट फिल्म भी थी जी। और खास करके छोटी फिल्म आप बोल रहे हैं, लेकिन उस जमाने में जी। मतलब रामू के ईरा में अजय देवगन, विवेक ओबरॉय एंड जॉन वाज अ डिफरेंट राइट, मतलब बीस्ट ऑल टुगेदर। वो भी नया नया पहुंचे और उसमें फिर आपके साथ और भी सितारे थे। आई कैन अंडरस्टैंड कि करण जौहर की प्रोडक्शन की है तो शायद वो चीज़ें नहीं। सो उसका छोटी मैंने इसलिए पहले कहा कि मेरा जो सेटअप पिच किया हुआ था जी। वो ये था कि मुझे 2 न्यू कमर चाहिए। अच्छा। जो शेर से डरे, हाँ, जो बच्चे हो। राइट। तो कोई भी हो सकता है, यंगस्टर्स का एक फैमिली जी। और मैंने कहा कि मुझे ये काली के रोल में बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो मेरा एक दमदार एक्टर है, तो चाहे वो नाना पाटेकर साहब हो, कोई तो ऐसा एक्टर जो होल्ड कर ले काली में। बट क्योंकि करण जौहर मेरे प्रोड्यूसर थे, जो ऑब्वियसली मैं बहुत लकी रहा उस मामले में, उन्होंने बोला कि नहीं स्वम, थिंक बिग एंड वी विल कास्ट डिफरेंट गुड एक्टर्स इन एवरी रोल। तो दैट्स वेयर धर्मा एंड करण जौहर कम्स इन। तो ऑब्वियसली मेरी पूरी सोच को ओपन कर दिया। हाँ। और फिर ये कास्ट को हमने लेना शुरू किया। हाँ। टाइगर कैसे कास्ट हुए? टाइगर की कास्टिंग बहुत टफ रही क्योंकि एक तरफ अजय देवगन जो इतने बड़े स्टार हैं जी, एक तरफ विवेक, ये सारे लोग ऑन बोर्ड आ चुके थे। और टाइगर की स्टोरी बहुत फनी थी कि मैं बहुत क्लियर था कि VFX तो करना नहीं है, स्पेशल इफेक्ट्स नहीं करना है, क्योंकि तभी बहुत बुरा होता था VFX, वो बहुत चीप लगता था। तो मैंने अपने एक्शन डायरेक्टर एलन अमीन से पूछा, मैं बोला सर कैसे करेंगे टाइगर का? तो बोलता है यार टाइगर लेके आ कहीं से रियल। तो इंडिया में टाइगर्स के साथ शूटिंग करना मना था, या कोई भी जानवर के साथ बहुत मुश्किल था। रिसर्च चल रहा था दुनिया भर का कैसे करे। घोस्ट इन द डार्कनेस के लायंस ला सकता था मैं, लेकिन वो लायन थे। बराबर। कॉर्बेट पार्क के जंगलों में लायन नहीं होते, टाइगर ही होते हैं। करेक्ट। तो चाहिए तो टाइगर थे, और टाइगर कहीं मिल नहीं रहे थे। वो करते करते एक बार एलन अमीन साहब ने बोला कि मैंने एक पिक्चर की है एक डायरेक्टर की, उसमें हमने टाइगर भगाए हैं, हीरो के पीछे 4 टाइगर भाग रहे हैं, वो आइडिया करे क्या? मैं बोला क्या सर? तो बोलता है हमने 4-5 ग्रेट डेन बड़े बड़े कुत्ते लिए, उनको स्प्रे पेंट मार के उनके ऊपर स्ट्राइप्स लगा दिए और वो भाग रहे हैं। मैं बोला सर मुझे प्रॉपर टाइगर दिखाने हैं। एनीवे, ये रिसर्च करते करते मैं पहुंचा रैंडी मिलर तक, जो US में जिन्होंने ग्लैडिएटर फिल्म में वो टाइगर्स ट्रेन टाइगर सप्लाई किए थे। तो ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि धर्मा प्रोडक्शन था उस टाइम में। टाइगर्स की स्क्रिप्ट, कॉर्बेट पार्क, एक अलग टाइप का थ्रिलर, ये करण जौहर का विजन था, जो मुझे ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की। वरना इम्पॉसिबल होता कि इतना बड़ा तामझाम कोई कर पाता, वो भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए। करेक्ट। तो हमने उन टाइगर्स को US से थाईलैंड बुलाया। थाईलैंड में क्योंकि परमिशंस थी, उनको एक्लेमेटाइज करना पड़ा वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ी, और फिर वो जंगल्स को कॉर्बेट के जंगल्स के साथ मैच हो रहा था। पर क्योंकि मैं बहुत सारी एड फिल्म्स वहाँ पे करता था, मुझे थोड़ा आइडिया था, तो वो जंगल्स भी वैसे पकड़े जो इंडिया को मैच करे। टाइगर्स 3 टाइगर वहाँ पे लाए गए, उनको वहाँ पे किस तरह से ट्रेन करके रखा गया, और हमने रियल टाइगर्स के साथ शूट किया। तो ये सब एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता किसी को करने भी मिलेगा। और एक्टर्स के लिए भी आई थिंक ये मतलब यादगार आज तक रहा होगा, क्योंकि आपको इतने पास से टाइगर्स के साथ काम करने मिले। वो स्कैरी भी था बहुत ज़्यादा, पर वो एक्सपीरियंस भी कमाल था। हाँ, नहीं, और एक इस फिल्म के अंदर ना व्हाट आई हैव नोटिस कि साउंड और साइलेंस के बीच में ना एक बहुत अच्छा खेला है आपने। बैकग्राउंड स्कोर जो था, एंड यू नो टाइगर आता है तो उसका एक साइलेंस होता है जब वो आता है। सो वो जो पूरा का पूरा जो वो एक्शन सीक्वेंसिंग या फिर वो साइलेंस, वो किस तरीके से डिफाइन करते थे आप? क्या कोई इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर भी था टाइगर्स के लिए? नहीं। उस फिल्म में आप यही अपने जहाँ तक एक्शन का सवाल है, मुझे लगता है एलन अमीन सर वन ऑफ द बेस्ट थे, और आज भी बहुत ही ऑब्वियसली वो सीनियर है अभी, लेकिन एलन अमीन कमाल के ब्रेन थे, और उनमें जो खुद का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी था वो अद्भुत था। मतलब वो ऐसा करते थे कि स्वयं
वो खुद कैमरा लेके शेर के मुंह के पास चले जाते थे, जबकि वो शेर थोड़े अनप्रेडिक्टेबल तो थे ही, ऐसा नहीं था कि वो कोई पेट डॉग शेर है भाई, शेर ही थे वो। उन्होंने 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट भी हुए जहाँ उन्होंने अटैक भी कर लिया था, बट वो बहुत डेयरिंग थे कि सोम मैं नहीं जाऊँगा तो एक्टर कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो एक्टर्स को कंफर्ट देने के लिए वो खुद उतर जाते थे। तो वो एलन अमीन ही कर सकते थे, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था। बट जो पूरा स्क्रीन प्ले था मेरा, उसमें मेरे एक्शन सीक्वेंसेस में एक एक चीज़ लिखी हुई थी पहले से कि इधर से टाइगर आएगा उधर, और साउंड डिज़ाइन भी लिखा हुआ था। मतलब मैंने वो सब अपना विजुअलाइजेशन बहुत किया हुआ था। बट मुझे उस टाइम के मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी थी कि करण ने मुझे कहा था कि म्यूज़िक में किसको लेना है क्या नहीं, पर मैंने सलीम सुलेमान जो तभी मतलब ब्रांड न्यू कमर थे, मैंने उनके साथ जाना चुना था, क्योंकि कभी खुशी कभी गम में वो आते थे कुछ अपना इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट करने। तो मैंने उनका काम देखा था दोनों भाइयों का, मुझे लगता था ये कमाल के टैलेंट है। तो मैंने चाहा कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ूं जो उनकी भी फर्स्ट फिल्म हो, ताकि वो अपना ऐसा काम दिखा पाए जो मुझे लगता है इंटरनेशनल हो। और मेरे लिए वो वर्क हुआ, क्योंकि जो बैकग्राउंड साउंड आप कह रहे हो तो वो सलीम सुलेमान ने जो लाया था वो कमाल था। और मेरे एक्सपीरियंसेस जंगल के मुझे बहुत काम आए कि एक्चुअली जब आपको टाइगर दिखता है तब पूरा जंगल इतना साइलेंट हो जाता है कि वो बंदर भी चीखना बंद कर देते हैं, वो बर्ड्स भी कुछ, मतलब इट इज़ कंप्लीट दैट रिस्पेक्ट गिवन टू द किंग कि भाई अभी 5 किलोमीटर तक ये टाइगर का माहौल है, कोई कुछ हिलेगा नहीं पत्ता भी। तो वो सारी चीज़ें मैंने किसी तरह फिल्म में लाने की कोशिश की थी। सो फिल्म तो बेहतरीन रही जी। पहला करण जौहर का रिस्पांस कैसा था फिल्म से पहले जी। और फिल्म के बाद इंडस्ट्री का रिस्पांस कैसा था, बिकॉज सिंस यू वर द फर्स्ट टाइम जी। डायरेक्टर जी। एंड वो एक बड़ी फिल्म थी, बड़ा स्टारकास्ट था, बड़ा बैकग्राउंड प्रोड्यूसर था, जी। तो इंडस्ट्री का रिस्पांस कैसा था जी। और करण का रिस्पांस उससे पहले कैसा था? जी, देखिए करण को हमने जब फर्स्ट कट दिखाया था, ठीक है, तो फर्स्ट कट देखने के बाद करण बहुत कन्विंस थे कि जो पेपर पे था वो डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छी तरह से हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो करण जौहर का जॉनर नहीं था जी। उनको ये लग रहा था कि अब इस पिक्चर की मैं मार्केटिंग किस तरह से करूं, मैं कैसे लोगों को अट्रैक्ट करूं, क्योंकि तभी सिर्फ और सिर्फ थिएट्रिकल ट्रेलर चलते थे और होर्डिंग लगते थे और कोई जरिया नहीं था, आज की तरह सोशल मीडिया पीआर नहीं था। तो वो जोन में करण जौहर ने वहाँ से ऑब्वियसली अपना माइंड चलाना शुरू किया कि फिल्म जो मैंने कमिट की थी वो है कुछ बहुत ही अलग है, इसको लोग इस तरह भी रिसीव कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, ये कमर्शियल नॉर्मल फिल्म नहीं है, बट मैं इसको बेस्ट ओपनिंग दूँ। उस चक्कर में उन्होंने सोचा कि सोम इसमें 2 गाने हम ऐड करते और वो गानों का जो मतलब जो आइटम सॉन्ग है उससे हम एटलीस्ट प्रमोशन अच्छा कर पाएंगे। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि रिलीज तक करण ने ऑल आउट जाके काल धमाल गाना शाहरुख खान सर ने किया, वो पार्टनर भी थे फिल्म में, तो उस तरह से गानों पे खर्चा किया, 2 गाने बहुत ही अच्छे दिए जो आज तक लोगों को याद है। उसके बाद जब ये फिल्म आई, आज तक मैं ये सुनता हूँ और मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगा, फिल्म का बिजनेस जो हुआ, बिजनेस वाइज करण जौहर और शाहरुख खान ने बहुत अच्छा अपना शेयर कमाया, जो रिकवरी होनी थी उससे कहीं ज़्यादा। तो टेक्निकली इट वाज अ हिट फिल्म, बट उस ज़माने में करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन से ये टाइप की पिक्चर निकलना मेरे हिसाब से बहुत ही अलग एक जोन था। करेक्ट। बहुत फैमिली ओरिएंटेड और रोमांटिक लव स्टोरीज में से सडनली ये क्या निकला। तो मुझे लगता है मिक्स रिव्यूज़ थे, इतना फैंटास्टिक रिसीविंग नहीं था, क्योंकि एक ऑडियंस था जिसको शायद बहुत पसंद आई थी, पर एक ऑडियंस था जिसको शायद लगा कि अरे हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो कुछ बहुत ही भलता है। तो जो मुझे लगता है जो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, आज तक मैं सुनता हूँ कि इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। करेक्ट। अब मैं इस कॉन्सेप्ट में नहीं मानता हूँ, इट हैज़ टू बी विद टाइम और विदाउट टाइम, मतलब व्हाट इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम। हाँ, ये अलग बात है कि आज बहुत कल्ट में मानी जाती है या लोगों को तारीफ करते हैं लोग, बट यार फिल्म का इम्पोर्टेंस उसके रिलीज पे होता है। राइट। तो अगर उस टाइम पे ये ब्लॉकबस्टर दिखाई जाती जो फाइनेंशियली हुई थी जी, तो उसका परसेप्शन भी अलग होता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बट आई थिंक एवरीथिंग कम्स विद अ टाइम। तब जो टाइम था वो टाइम था, बिल्कुल, यू कांट फाइट दैट। हाँ, शायद रामू जी के कैंप से ये पिक्चर आती तो बहुत ही एक्सपेक्टेड होती कि ये इस तरह की फिल्में बनाते हैं, जंगल की या भूत प्रेत की या समथिंग लाइक दैट। हाँ।
तो वो शायद रिसीविंग में वो थोड़ा बहुत 19-20 तो था। पर आपने पूछा कि इंडस्ट्री ने कैसे रिएक्ट किया, तो ये कंफर्म बात है कि काल के रिलीज़ के आने वाले 6 महीने तक मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के कोई टॉप मोस्ट प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर नहीं है जिन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया था कि मैं उनके प्रोडक्शन के लिए फिल्म बनाऊं। तो आई थिंक कभी सेड अनसेड आपको वो रिस्पॉन्स मिल ही जाता है करेक्ट कि यार अगर ये लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं फिल्म तो डेफिनेटली उनको उसमें कुछ अच्छा लगा होगा। जी। मुझे लगता है लोगों को इतना समझ में आया था कि एक अच्छा टेक्नीशियन आया है जिसको काम आता है, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। हाँ, और संजू बाबा के पोस्टर्स डिज़ाइन कर रहे थे आप। उसके बाद फिर अगली फिल्म आपकी जो थी वो थी लक। जी। वाई डिड यू चूज लक आफ्टर काल? जी। और मतलब उसकी कहानी क्यों आपके दिमाग में ये थी कि अगली कहानी ये होगी, कि या बीच में कुछ ऐसा था कि ये पोजीशन बन गई कि लक बनेगी या कोई तीसरी फिल्म नहीं बनेगी, तो वो कैसे, हाउ डिड दैट हैपन? सो व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड विनीत जी इज दैट हमेशा हम जो करना चाहते हैं वो नहीं बनता है एज अ फिल्म। ये इंडस्ट्री बहुत कुछ चीज़ें कंट्रोल करती है जी। आपके करियर के बारे में। जी। तो काल के बाद मैंने एक और फिल्म लिखी थी जी। जिसके ऊपर हमने शायद 6-8 महीने 10 महीने एक्चुअली काम किया। वो एक थ्रिलर थी जिसके लिए मेरी कास्टिंग तक हो चुकी थी और बहुत बड़े लेवल की कास्टिंग हुई थी, बट फॉर सम रीज़न वो फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई फॉर अगेन जॉनर रीजंस कि यार ये जॉनर की फिल्म मत बनाओ, जी। जो भी इनपुट्स आए होंगे। जी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर मैंने एक और फिल्म पे काम किया। अब वो फिल्म क्या था कि एक बहुत ज़्यादा मेगा बजट की फिल्म थी जो उस वक्त मैं करना भी नहीं चाह रहा था, पर आई वॉज पुश्ड के लेट्स मेक समथिंग एज बिग एज धूम। उस टाइम पे धूम का जॉनर चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनीवे मैंने 1.5 साल 2 साल उस पे काम किया था, बट फॉर मेनी रीजंस, फाइनेंशियल, एक कंपनी के भी अपने डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियली, क्या वायबल है क्या नहीं। तो मैंने 2-2.5 साल अपनी लाइफ के दे चुका था मैं इन 2 स्क्रिप्टों को जो मैं बनाना चाह रहा था। तो एंड ऑफ द डे फाइनली एट वन पॉइंट आई हैड लेफ्ट धर्मा, तो आई मूव्ड ऑन। अब जब मैं मूव ऑन हुआ था तो मेरा बहुत क्लैरिटी था कि ये जो फिल्में हैं ये मैं बाहर माउंट करने जाऊंगा तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव फिल्म्स। सो आई सेड लेट मी कीप दीज ऑन अ बैक बर्नर एंड आई रोट अ ब्रांड न्यू स्क्रिप्ट लक। पर लक का कॉन्सेप्ट भी बहुत अजीब तरह से आया था। मैं आपको बताऊं कि संजय दत्त के एक मैनेजर हुआ करते थे। वो मैनेजर जो है वो मेरे में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते थे, बहुत बिलीफ रखते थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आगे सोम मैं तेरे को कुछ प्रोड्यूसर से मिलाऊंगा और हम फिल्म बनाते हैं। तो एक दिन बात में ना उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि सोम देख, आने वाले 2 महीने ना मैंने तेरे को भाड़े पे ले लिया है और मैं तू देख तेरे लक पे खेलूंगा। तेरी नेक्स्ट पिक्चर जो बनेगी उसका इतना कमीशन मैं ले लूँगा, बट 2 महीने मैंने तेरे को भाड़े पे खरीद लिया। ये उनका स्टाइल था। हाँ, समझ गया। अब ये बात जो है ना मेरे दिमाग में आ गई कि ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने डैनी साहब को ये रोल दिया था कि डैनी जो है वो इंसान का लक भाड़े पे खरीदता है। एंड देन ऑब्वियसली आई बिल्ट अ स्टोरी अराउंड इट। इट वाज अगेन क्वाइट एन ओरिजिनल आइडिया कि 99% लोग अनलक्की होते हैं, बट कुछ होते हैं जो बहुत लक्की होते हैं। तो क्या ऐसा एक आदमी जो दूसरे लोगों का लक, खुद तो बदनसीब है, तो वो 5, 6, 10 ऐसे लक्की लोगों का लक भाड़े पे लेके अपनी लाइफ चला रहा है। तो वहाँ से मेरे लक की शुरुआत हुई। तो दैट्स हाउ आई डिजाइन द होल फिल्म एंड देन दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। आई नो, बट इससे पहले, क्योंकि आपने खुद बोल दिया, लेकिन मुझे जानना है कि इतने बड़े प्रोडक्शन कंपनी के साथ एक अच्छी हिट फिल्म देने के बाद आपका फॉल आउट क्यों हुआ करण जौहर के साथ? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मेरा ब्रेक, मुझे जो काल बनाने के मौका भी मिला, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा राइज था। ठीक है, और शायद आज तक वो जो रूट्स है उसको हम भूल नहीं सकते। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो भी हुआ तो आई वुड से दैट वो कंपनी डिसीजन होते। एक टाइम पे उनके पिताजी थे जी, और करण जौहर और मेरे रिश्ते का मतलब उनका इमोशनल इनपुट था उस फिल्म बनाने में। करेक्ट। उनके पिताजी पास अवे हो गए थे, उनको प्रोडक्शन आगे चलाना था, तो हमने एक काल जैसी फिल्म से वो एक प्रोसेस आगे बढ़ाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, कॉर्पोरेटाइजेशन हुई, उनकी कंपनी में भी किस तरह की फिल्में बनानी जाए
वो उनके डिसीजंस थे। तो एट वन पॉइंट मुझे समझ में आ रहा था कि मैं स्टैग्नेंट हो रहा हूँ, करेक्ट ना मैं फिल्म बना पा रहा हूँ करेक्ट और ना मैं छोड़ना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था छोड़ने का, करेक्ट बट इट वॉज अ प्रैक्टिकल डिसीजन दैट आई टुक दैट आई नीड टू मूव ऑन। करेक्ट सो इट वॉज समथिंग लाइक दैट। हाँ बट एवरीथिंग वर्क्स मतलब इट वॉज डिफिकल्ट एंड आई न्यू कि आगे की जर्नी भी बहुत टफ होगी, बट आई थॉट दैट वन हैज़ टू एटलीस्ट मूव ऑन। मतलब मेरा नेचर भी था कि यार यहाँ तक स्ट्रगल कर करके पहुँचे, आगे भी करते जाएंगे। बट सी मतलब आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी भी हम काल की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ धर्मा। सो आई थिंक आई विल ऑलवेज बी वेरी वेरी थैंकफुल एंड दैट ग्रैटिट्यूड विल नेवर गो। जी इट्स मेरे अंदर वो मलाल नहीं है कि मेरी दूसरी फिल्म क्यों नहीं बनी, मेरे लिए वो ग्रैटिट्यूड इनफ है कि मेरी पहली तो बनी। करेक्ट It's like करेक्ट that. एंड जैसा कि मैंने बोला कि आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे थे, जी विजुअल डिज़ाइन कर रहे थे, संजय दत्त की बहुत सारी चीज़ें की, देन यू हैपन कि किस तरीके से संजू बाबा के साथ आपका काम शुरू हुआ। जी यू नो आपका वो आपके लिए कितना यादगार था और बाकी की स्टारकास्ट के साथ कैसे वो सारी फिल्म माउंट हुई, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मैं यूजुअली जो हमारी इंडस्ट्री में ना बुरी चीज़ें होती है या बहुत सारे लोग आते हैं आपकी लाइफ में जो आपके साथ बहुत काफ़ी बुरा करते हैं, करेक्ट जो आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो आपको घुमाते हैं, जो आपको बहुत ही मतलब परेशान भी करते हैं। मैं यूजुअली उन चीज़ों के बारे में इसलिए बात नहीं करता कि वो आपकी जर्नी है, आपको वो भुगतना है, वो कर करके ही आप कहीं तो पहुँचोगे। तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा मायने नहीं रखता। पर अगेन एक अच्छा पॉइंट आया जब अष्टविनायक नाम की एक कंपनी से मेरी मुलाकात हुई जी और उन्होंने 15 मिनट में स्टोरी सुन के बोला सोहम को साइन करो, ये फिल्म बना रहे। सी इससे मैं कहता हूँ उस ज़माने के जो प्रोड्यूसर्स थे, चाहे वो करण हो चाहे वो अष्टविनायक हो, ये लाइन जिगर वाला लाइन है। 3 चीज़ें ख़त्म हो गई है इस वक्त जिसकी वजह से इंडस्ट्री का अच्छा बुरा जिसको जो सोचना है, जो हाल है कि इंस्टिंक्ट ख़त्म हो गया है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है और कन्विक्शन ख़त्म हो गया है। उस ज़माने में सारे प्रोड्यूसर सिर्फ इंस्टिंक्ट पे 15 मिनट में एक आदमी के साथ बैठ के उसकी 1 लाइन स्टोरी पे डिसीजन लेते थे ये पिक्चर बनानी है और फिर ऑल आउट जाते थे, क्योंकि उनको भी एक पैशन था, उनका भी एक बिलीफ था। करेक्ट सी सिंगल प्रोड्यूसर कोई बेवकूफ़ लोग नहीं थे, वो बहुत ही होशियार लोग थे और उनको जो पैशन था वो आज पैशन 99% नहीं है किसी में। तो वो जो रिस्क टेकिंग या कैपेसिटी था, जो डिसीजन मेकिंग का, वो हम आज मिस करते हैं। करेक्ट सो अष्टविनायक ने जब कहानी सुनी तो वहाँ से क्या होता है ना विनीत जी, कि एक लोग होता है कि यार कहानी अच्छी है, अब इसको सस्ते में कैसे बनाएं। पर एक आदमी डिसीजन ही ले रहा है कि यार ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा है, इसमें जब तक एक्शन बड़ा नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा। सो वो कास्टिंग कर के डिस्कशन में ये हुआ कि यार एक तो वो कैरेक्टर का नाम ही मूसा था, मूसा संजय दत्त से बड़ा मूसा हो ही नहीं सकता। सो ये डिस्कशन में पहले दिन से था कि सर ये कैरेक्टर संजय दत्त जैसा कोई है, और प्रोड्यूसर भी कहते थे कि भाई ये संजय दत्त नहीं करेगा तो पिक्चर बंद कर दो। ऐसे इमोशन थे, ऐसे हम लिखते भी थे एक डायलॉग्स, मैनली फिल्में, मासी फिल्में, तो सडनली अगर उसमें संजय दत्त ना हो तो वो पूरा नीचे गिर जाएगा। करेक्ट, यू आर राइट। सो इस तरह से ये सब फॉर्मेशन उस टाइम पे होता था। एंड संजय दत्त का जो शेड्यूल था उस टाइम पे वो बहुत बिजी था, पैक्ट, ठीक है, पैक्ड था, तो उनकी डेट्स हमें जल्दी से मिल नहीं रही थी। तो हमने फिल्म शुरू कर दी थी लक, और संजू सर ने भी ये कहा था कि एक काम करो यार, मैं 10 दिन का डेट दूंगा, मेरा रोल कम रख के आप अपना पिक्चर देख लो कैसे, मैं इतने ही दिन दे सकता हूँ। पर हमने एक शेड्यूल किया, कुछ हमने शूट किए थे, वो पूरा शोरील जैसा मैंने संजू सर को दिखाया एक पॉइंट पे। तो संजू सर ने बोला ये लड़के ने क्या किया मुझे दिखाओ। तो वो देखने के बाद संजू सर ने बोला कि यार मैं 25 दिन देता हूँ, पर मुझे इस तरह से आप स्क्रिप्ट में यूज़ करो कि आप पूरी फिल्म जैसी सोची थी ओरिजिनल वैसे करो, वो क्रंच में मत करो कि मेरी डेट्स नहीं है। सो ही लाइक द वर्क सो मच दैट ही स्टार्टेड गिविंग मोर डेट्स एंड देन जम के काम हुआ। करेक्ट करेक्ट। सो दीज थिंग्स हैपेंड, राइट। और उसमें क्योंकि स्टंट बहुत तगड़े थे उसके अंदर, सो कोई ऐसा कुछ यादगार कुछ ऐसी चीज़ें जो संजू सर के साथ हुई हों, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आज भी आपको याद है उस फिल्म प्रोसेस के दौरान? देखिए जहाँ तक मेरे जितने भी यूनिट मेंबर्स हैं, मेरे टेक्नीशियंस है, कास्ट है, रवि किशन जी भी आज तक हम लोग सब बात करते हैं।
मुझे लगता है लक वॉज वन ऑफ द मोस्ट फन फिल्म्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑल्सो, प्रोड्यूसर्स वो ऑल्सो फैंटेस्टिक, एंड सारे लोगों को बहुत मज़ा आया था उस पर काम करने का। उसके रीज़न ये था कि पिक्चर बहुत अलग थी, कॉन्सेप्ट अलग था, प्लस मासी था। और जो एक्शन हमने किया था, मुझे लगता है हर स्टंट, देखिए स्क्विड गेम अभी आया उसके 10 साल बाद, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम था, ठीक है। और जो हमने एक्शन किया था वो बहुत ही अलग लेवल का था, और सब साउथ अफ्रीका में। तभी मेरी आदत है, मैं मतलब 99% VFX यूज़ नहीं करना पसंद करता। तो जो संजय दत्त का भी उसमें जो इंट्रोडक्शन सीक्वेंस था जिसमें 5 ट्रेनें थी, तो एवरीथिंग वाज सो लार्जर देन लाइफ। अगेन विद एलन अमीन वी हैड अ ग्रेट वर्किंग टीम। तो मुझे लगता है बहुत टफ थे सारे सीक्वेंसेस। सबसे खतरनाक मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि हम साउथ अफ्रीका में थे और पानी कम से कम मतलब 1 और 2 डिग्रीज ठंडा पानी, और उसमें रियल शार्क्स एक्चुअली थी उस ओशन में। और हमने हमारे सारे मिथुन दादा इतने एज पे भी वो सब रियल ओशन में उतरे थे, एक्चुअली शूटिंग विद दोज शार्क्स। ऑफ कोर्स देयर वाज अ डमी शार्क जिसमें क्लोजअप्स के एक्शन प्रॉपर किए थे हमने, बट उस ओशन में जहाँ रियल शार्क्स थी वहाँ श्रुति हसन जिनको स्विमिंग नहीं आता था, ऐसे एक्टरों ने साथ दिया था। तो एवरीथिंग वाज वेरी मतलब यादगार तो सारे इंसिडेंट्स थे, क्योंकि सबके लिए कुछ ये नया ही था। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाए जो हमारे हिंदी फिल्मों में पहले ना हुआ हो। जी, और जैसे कि हमारी इंडस्ट्री सुंदर भी बहुत है और टफ भी बहुत है, और ये मेरा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पे जब भी इंडस्ट्री ऐसी भी है कि कभी कभार जब बहुत टैलेंटेड लोग बढ़ भी रहे होते हैं ना जी, तो वो भी उनको दबाया जाता है। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माय पर्सनल व्यू, क्योंकि इतनी 2 बड़ी मेगा स्टारकास्ट फिल्म करने के बाद, लक के बाद इतना बड़ा गैप, इतना लंबा गैप क्यों आया? और अच्छे के लिए था, बुरे के लिए था, ये बात की बात है, लेकिन लक के बाद फिल्म मेकिंग का गैप क्यों शुरू हुआ? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें होती है। सबसे पहले मेरे जैसे आदमी की शुरुआत होती है धर्मा में, करेक्ट, जो नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस है, करेक्ट, प्रोड्यूसर नंबर 1, प्रोडक्शन वैल्यूज नंबर 1, काम करने के तौर तरीके नंबर 1, सो ऑर्गेनाइज्ड। करेक्ट। उसके बाद मुझे 2, ढाई 3 साल लगते एक प्रोड्यूसर ऐसा मिले जो मुझे एटलीस्ट वो प्लेटफॉर्म दे, जैसे अष्टविनायक जी। वहाँ पे भी काम करने का बहुत मज़ा आया, और फिल्म की तरह बनती है जी। एक एक्टर चाहिए तो वो चाहिए, एक सेटअप चाहिए तो वो चाहिए, तो कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर 2 बड़ी फिल्में मैंने बना ली, ठीक है। इसके बाद क्या होता था कि कहीं ना कहीं एक ये भी होता है कि लक वॉज नॉट अ कमर्शियली हिट फिल्म, राइट, ठीक है। लक का एक बजट था, प्रोड्यूसर्स जिन्होंने बनाई थी अष्टविनायक हैड अर्नड गुड मनी ऑन इट बिकॉज दैट सोल्ड इट टू अ वेरी हाई प्राइस टू वायाकॉम, बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से वायाकॉम ने कुछ 2-4 करोड़ का लॉस किया था। सो टेक्निकली इट इज़ नॉट अ सुपर हिट और अ हिट। तो जब आप हिट नहीं देते हो तो एक डाउन आता ही है। अब उस डाउन में एक होता है कि मेरे पास मान लीजिए कम से कम अगर फिर भी 20 फिल्में मुझे ऑफर हुई है, तो वो सारी फिल्में या तो मेरे करियर को आगे नहीं लेके जा रही है, या तो उसकी स्टारकास्ट एक्साइटिंग नहीं है, या उसकी कहानी एक्साइटिंग नहीं है। तो मेरा बहुत क्लियर था कि मैं फिल्में सिर्फ एक रोल करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई जो मुझे पता था कि कोई भी और कर लेगा, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट नहीं है उस फिल्म करने में। तो आई लेट गो वो लेट गो करने में गैप बढ़ जाता है, एंड मुझे जो माउंट करना था वो माउंट होने में दोबारा टाइम लग रहा था जी। वो टाइम लगता है। अब वो दोबारा 2.5-3 साल के बाद संजय दत्त सर ने मुझे वापस सपोर्ट किया, और हमने अष्टविनायक के साथ एक और फिल्म शुरू की। अब ये टर्निंग पॉइंट था। अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी फिल्म थी, उसका नाम शेर था, जिसमें संजय दत्त थे, विवेक ओबरॉय थे, अगेन परेश रावल, बहुत अच्छी कास्ट थी। हमने पूरी फिल्म को शूट किया राजस्थान में। अच्छी फिल्म थी, मतलब संजू सर के लिए मैं कहूँगा वास्तव लेवल की परफॉर्मेंस की फिल्म थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक गैंगस्टर के ऊपर। फिल्म ख़त्म हुई और अनफॉर्चुनेटली अष्टविनायक एज ए कंपनी प्रॉब्लम में चली गई। वो पूरी कंपनी बंद हो गई। वो 5 साल के लिए जेल चले गए। संजू सर उस टाइम पे 5 साल के लिए जेल चले गए। तो मेरा पूरा जो एक सपोर्ट सिस्टम था वो ऑब्वियसली सब कुछ बंद हो गया जी।
एंड देन एक वॉइड आता है जी। कि अब क्या। जी तो अब क्या मैंने ऑब्वियसली टू स्टे अफ्लोट आई केप्ट डूइंग लॉट ऑफ माय Ad एडवर्टाइजिंग एंड क्योंकि मेरा नेचर रहा है ऐसा कि मैं रन ऑफ द मिल फिल्म नहीं कर सकता हूँ। एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है हमारी इंडस्ट्री के, उनके पास 2 से 3 अच्छी हॉरर की हिट ब्रांडिंग भी है, लेकिन ये सब लोगों ने क्या कोशिश की कि सोहम टेक्नीशियन अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, घर पे बैठा है, इससे फिल्म करा लो। तो मतलब वो मीडियोकर, लोअर अंडर मीडियोकर एरोटिक फिल्म्स, ये वो फिल्म जो मेरा जॉनर नहीं है, मैं नहीं बोलना चाहता ऐसी कहानियाँ, तो मैं क्यों बनाऊँ। तो वो दौर जहाँ आप लेट गो कर रहे हो और फिर ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम टू माउंट व्हाट यू वांट, करेक्ट। and then obviously the OTT time came in. So I said I will come in again at a time when I want to do my film. राइट राइट, यू आर राइट। See मेरा बहुत क्लियर है, अगर लक फ्लॉप है तो मैं कहूँगा ये मेरी फ्लॉप है। Correct. किसी टेक्नीशियन, किसी एक्टर, किसी की वजह से फ्लॉप नहीं हुई, मेरी फ्लॉप है। लेकिन अगर काल अच्छी है तो भी मैंने अच्छी फिल्म बनाई जिसमें सब ने अच्छा काम किया। बिल्कुल। तो यू नीड टू ओन योर मटेरियल। मैं कोई ऐसी फिल्म नहीं करना चाहता हूँ जहाँ मैं कहूँ कि यार ये फ्लॉप था, वो खराब था, उसकी वजह से। Why? Either you do something which you own or you don't do it. So I've been like that. Yeah, and by the end of it, you're a creative person. You started your journey as a creative. Yes. And you know, और हमारे यहाँ पे तो कहा जाता है ना कि चलिए सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन survival is also important. Things are also important. So I took care of my survival through my advertising stuff and all. So I said I never got desperate to फिल्म करने के लिए करते रहो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इंडस्ट्री, कि दिखते रहो तो बिकते रहोगे, बट देन समटाइम्स यू नो यू कांट चेंज योर नेचर, यू आर द वे यू आर, दैट होगा अपने टाइम। बट कभी कभी उनमें कुछ ऐसे डिसीजंस भी हो जाते हैं जो मुझे ऐसा लगता है द काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव डन, एंड जिस तरीके से चल रहा था, वेब शुरू हुआ था जी, शुरुआत हुई थी, वो फिक्सर की कहानी क्या थी, हाउ डिड यू चूज फिक्सर, और क्या फिक्सर की प्रॉब्लम्स हुई, और वो इन नटशेल, बिकॉज एज यू सेड कि भाई मेरे लिए तो क्यूरोसिटी है कि काल है, लक है, एडवर्टाइजिंग, एंड देन फिक्सर। जी, सो फिक्सर को मैंने चूज़ नहीं किया था, फिक्सर चोज मी। ओके, वो एक टाइम आ गया था जब हर कोई OTT कर रहा था जी, कोई ना कोई OTT कर रहा था, लेकिन OTT का काम मिलना, परसेप्शन था कि यार बहुत OTT हो रहा है, क्यों नहीं करते हो। बट OTT ऑल्सो वॉज कमिंग विद अ डिफरेंट बैगेज। वो 2-2 साल से न्यू कमर डायरेक्टर्स को नर्चर कर रहे थे, वहाँ राइटर्स रूम ज़्यादा हो रहा था, डायरेक्टर वॉज जस्ट कमिंग टू डू द टेक्निकल स्टफ, सो दैट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड गोइंग ऑन। बट सी एट वन पॉइंट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद बालाजी ऑल्ट। ओके, एक प्रोजेक्ट में मैं एंटर हुआ जिसमें विवेक ओबरॉय, रवि किशन, उन्होंने सजेस्ट किया था कि सोहम को एज ए डायरेक्टर ले लो, एक प्रोड्यूसर थे अच्छे जी। जब मैं उस वर्ल्ड में एंटर हुआ तो मुझे समझ में आया कि द वे द सिस्टम वर्क्स, एटलीस्ट बालाजी ऑल्ट का प्रोजेक्ट था वो, मैं यूज टू नहीं था उससे। करेक्ट। एक तो मैं खुद राइटर रह चुका हूँ, या तो मैं इन्वॉल्व रह चुका हूँ कि हम स्क्रिप्ट पे काम करते, प्री प्रोडक्शन करते, जमा टिका के, और फिर अच्छा कुछ ताकि हम तैयार हो। एक प्रोजेक्ट में मुझे डाला गया था जहाँ पे पेपर पे स्क्रिप्ट नहीं थी और 15 दिन में शूटिंग शुरू करना था, जहाँ पे पेपर पे स्क्रिप्ट नहीं थी और मुझे लोकेशन रखी पे ले जा रहा था। सो आई सेड दैट इसमें क्या बनेगा मुझे भी नहीं पता है, सो आई काइंड ऑफ बैक्ड आउट एट द राइट टाइम। आई सेड आई वोंट बी एबल टू डू दिस एंड आई बैक्ड आउट। बट एट वन पॉइंट एकता कपूर, बालाजी ऑल्ट, दे अगेन अप्रोच्ड मी दैट चलो आप उसमें से बैकआउट हो गए, ये प्रोजेक्ट आपको करना है, आप एक बार जुड़ो। सो डेफिनेटली आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ वांटिंग टू बी पार्ट ऑफ एकता कपूर्स प्रोजेक्ट, आई एक्सेप्टेड फिक्सर। बट मुझे बाद में ये समझ में आया कि ये सेम चीज़ हो गई, करेक्ट, सेम ट्रैप में मैं फंसा। बट नाउ बिकॉज आई वॉज कमिटेड, आई सेड आई डोंट वांट टू अपसेट हर, और मैंने उनके स्टाइल से उनको काम करके डिलीवर करके दिया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पे कल कहाँ शूटिंग कर रहे हैं किसी को पता नहीं है, जहाँ पे एक्चुअल में कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है, क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या स्क्रिप्ट है, मुझे पता नहीं था। बट आई डिड अ जॉब लाइक अ डायरेक्टर विच दे वांटेड मी टू डू। सो आई हैड जीरो कन्विक्शन, आई हैड जीरो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग, बट आई वेंट विद देयर फ्लो कि ठीक है ये 25 दिन का शूट उनको डिलीवर करके दे दो। एंड मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि मेरा नाम भी आप मत देना।
बट एनीवे उनका एक अलग ही प्रोसेस है काम करने का जी कि मैंने अपना डिलीवरी दे दिया, मेरी और एकता के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आई डिलीवर्ड व्हाट दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। करेक्ट। बट एक स्टेज आता है जहाँ वो एडिट वगैरह करते फिल्म को अपने हिसाब से विदाउट द डायरेक्टर, एंड देन दे रीराइट द स्क्रिप्ट कि भाई अब इसमें 10 दिन का नया शूट करते हैं, विच इज़ वाई आई वेरी नाइसली टोल्ड देम दैट यू कैन टेक अनदर डायरेक्टर। मैंने एनओसी दे दिया और मैंने बोला यार आई वुड नॉट वांट टू कंटिन्यू, आप दूसरे को लेके उसको कंप्लीट कर लो। सो दैट वाज फिक्सर फॉर मी। वो फिक्स हो गया, फिक्स हो वो फिक्स हो गया, उसको फिक्स छोड़ दो। तो उसके बाद तो खैर दुनिया पे एक बहुत बड़ा प्रकोप आया, पैंडमिक, सभी पूरी दुनिया पे आया वो, मतलब अकेले लक सभी का खराब था। और उसके बाद तो 1-2 साल उसी दौरान ये जो OTT का जो पूरा स्ट्रक्चर जो हुआ, बिकॉज देन आपका पैटर्न है एक, आई हैव व्हाट आई अंडरस्टूड दैट यू टेक योर टाइम टू क्रिएट योर ओन स्क्रिप्ट। वो 2 साल 2.5 साल का आपका एक प्रोसेस होता है, और हर फिल्म मेकर का वो प्रोसेस ज़रूरी है, बिकॉज आप देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेली न्यूज़पेपर एंड फिल्म फेयर। तो फिल्म फेयर इज सिनेमा, राइट? तो वो जो प्रोसेस में पहले एक मेरी बहुत बेहतरीन फिल्म मुझे लगी मेरे को पर्सनली, क्योंकि आई नो विजय भाई वेरी वेल, सो करम भुक्तम। सो ये वो ज़बान लड़खड़ा जाती है करतम भुक्तम बोलने में। तो वो फिल्म का आइडिया एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टारकास्ट, श्रेयस तलपड़े एंड विजय राज, हाउ डिड दैट हैपन? सो सी, जो मैंने कहा आपको, अष्टविनायक के मेरे जो प्रोड्यूसर थे जो एक पॉइंट पे जेल चले गए वगैरह, तो उन्होंने बहुत सालों बाद एक कमबैक किया और उन्होंने मेरे से वो अप्रोच किए उन्होंने मेरे को कि सोम मुझे एक बहुत ही लिमिटेड बजट की कंटेंट ड्रिवन फिल्म अच्छी बनानी है, बट मुझे ऐसी फिल्म बनानी है जो डायरेक्ट OTT पे हम रिलीज़ कर पाए। तो उनका वो मॉड्यूल बहुत क्लियर था। उस दौरान ऑब्वियसली मैंने 1 या 2 नरेशंस उनको दिए थे और उनको ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी जो मेरी एक्चुअली बहुत ही चाहिए थी स्क्रिप्ट थी। और मैंने कहा कि ये क्योंकि हम OTT के लिए बनाने जा रहे हैं तो हम एक्टर्स भी वैसे ले जो हमें तुरंत डेट मिल सके, आने वाले 2-2.5 महीने में हमें रुकना नहीं है, हमें अच्छे कलाकारों को लेके शुरू करना है। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस फिल्म, एंड दिस फिल्म वाज लाइक शॉट इन लाइक 27 डेज। भोपाल एंड बैंकॉक में शूट हुई फिल्म। तो इट वाज फॉर मी, जो मैं फिक्सर में या OTT वर्ल्ड में नहीं कर पाया, मैं चाहता था कि मैं वो लैंग्वेज की फिल्म बना पाऊँ, विच इज़ लाइक अ वेरी कंट्रोल्ड बजट बट ओनली डिपेंडेंट ऑन गुड एक्टर्स एंड गुड कंटेंट। करेक्ट। ओके, और अभी वो वेव्स के प्लेटफॉर्म पे आएगी कुछ महीनों में। सो इट वाज वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आप श्रेयस तलपड़े और विजय राज जैसे एक्टरों के साथ काम करते हो ना, तो आप सिर्फ फिल्म बनाते हो जी। आप सिर्फ एक स्क्रिप्ट के डायलॉग और उस वर्ल्ड में पूरा 200% दे सकते हो, क्योंकि उनकी तरफ से आपको कोई तकलीफ या बैगेज नहीं है जी। आपको उनको एक्स्ट्रा एडिशनल बैगेज की तरह नहीं वो आपको पुट ऑन करते, वो भी आपके साथ वही एनर्जी से आते हैं कि यार सोम तेरी फिल्म बना जी। तो आई थिंक वो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। सो आई थिंक जब वो फिल्म आएगी वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दे के जाएगी और लोगों को अच्छी लगेगी। मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा हो जी। राष्ट्रपति भवन में उसकी स्क्रीनिंग भी हुई जी, बिल्कुल। जब हमने ये पिक्चर को लास्ट ईयर, मतलब ये बहुत ही कम होता है जो मैंने बाद में समझा कि हमारे सेंसर बोर्ड में जब हमें सेंसर मिला तो सेंसर बोर्ड ने राष्ट्रपति भवन को मेल किया कि ये फिल्म आपको ज़रूर व्यू करनी है, क्योंकि इस फिल्म में बहुत बड़ा मैसेज है। जैसे काल में वाइल्ड लाइफ का मैसेज था, वैसे इस फिल्म में एस्ट्रोलॉजी को बेस पे कुछ एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो दे मेल्ड राष्ट्रपति भवन दैट दिस फिल्म इज अ मस्ट फॉर इंडिया। करेक्ट। एंड राष्ट्रपति भवन ने हमारे को अप्रोच किया एंड उन्होंने 4 दिन तक लगातार 8 शोज चलाए। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग ऑनर दैट वी कुड मैनेज टू डू दैट। एंड कहते हैं ना कि सीखना जीवन में लगा रहता है जी। और कहते हैं कि जो आदमी मर रहा होता है वो भी पहली बार सीख रहा होता है मरना जी। दैट इज सच अ ट्रूथ अबाउट लाइफ। बीच में आपने एक प्रोजेक्ट किया जी, मास्टर क्लास रिलेटेड वो प्रोजेक्ट था जी। और उसमें आपने कुछ बेहतरीन लोग जैसे रस्किन बॉन्ड जी के साथ, बिकॉज सिंस यू हैव बिकम एन ऑथर, राइट, तो मुझे ये जानना है कि आपकी, क्योंकि हम कभी कभी
हमारा जो सबसे वैसा पीरियड होता है उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं एंड योर लाइफ चेंजेस आफ्टर दैट. सो हाउ दैट the entire conceptualization of masterclass Yeah. helped you Yeah. become a changed creative. वो एक तो रस्किन बॉन्ड एंड इन लोगों के साथ आपका जो काम करने का जो मौका लगा, बिकॉज दे वर ऑल बिग गाइज. करेक्ट. तो किस तरीके से वो मौका था, उसको कैसे आपने भुनाया और क्या सीखने को मिला वहाँ से आपको? सो आई थिंक ये मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट लाइक प्रेशियस प्रोजेक्ट्स रहा था, क्योंकि बीच कोविड में, मतलब लॉकडाउन, एक लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, बीच में थोड़ा गैप है, दूसरा लॉकडाउन आने वाला है. उस गैप में जब लोगों के पास बिल्कुल काम भी नहीं था, ऐसे में एक फ्रेंड है जो जानता है कि मैं बहुत सारी एड फिल्म्स करता हूँ, मेरी प्रोडक्शन कंपनी सिम्बा प्रोडक्शन में हम इंटरनेशनल एड्स ये वो सारी चीज़ें करते रहते. ही अप्रोच्ड मी, ही सेड सोहम देयर इज अ एंटरप्रेन्योर फ्रॉम दिल्ली, उनका नाम विपुल है, उनसे मेरी मुलाकात करें कि उनको इस तरह का एक मास्टर क्लास डिज़ाइन करना है जी, तो आप इसको किस तरह से स्ट्रक्चराइज कर सकते हो. सो आई टुक अप फ्रॉम देयर, वी डिड द रिसर्च, वी कंपार्टमेंटलाइज्ड कि अगर हम 10 मास्टर क्लास बना रहे हैं, हमने शायद 13 बनाए थे, तो वो 13 मास्टर क्लास किसके हो सकते हैं और उसमें क्या क्या एरियाज़ को इन्वॉल्व करना है. सो ऑथर में रस्किन बॉन्ड सर को हमने चुना था, एक्टर में हमने मनोज बाजपेयी को चुना था, सिंगर में हमने उदित नारायण सर को चुना था. ऐसे ऐसे टॉप मोस्ट, सानिया मिर्ज़ा टीचेस यू टेनिस, ऐसे सारे इंडिया के बेस्ट सेलिब्रिटीज़ को हमने इसमें ऑन बोर्ड लिया और सबके मास्टर क्लास हम शूट कर रहे थे. इसमें से रस्किन बॉन्ड सर का जो था उसके लिए हम देहरादून गए थे, मसूरी उनके घर, और वहाँ पे हमने 3 दिन उनके साथ शूट किया. कोविड का वक्त था, हम शूट कर रहे थे और उनके मास्टर क्लास का मेरे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा कि उनकी एक लाइन थी, वो लिखते थे और कहते थे कि अ राइटर नेवर रिटायर्स. अब 90 साल का आदमी मसूरी में बैठ के आज भी नॉवेल्स हाथों से लिख रहा है, ठीक है, उसका दिमाग चल रहा है, उसके हाथ चल रहे हैं, और वो हॉबी या वो टैलेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक वो ना चाहे. तो आई सेड यार दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स. एंड हम फिल्म की स्क्रिप्टें लिखते हैं, लाइफ में एक नॉवेल लिखनी है. एंड आई वॉज नॉट वन ऑफ, एज आई सेड, आई वॉज अ वेरी बैड स्टूडेंट, तो मैंने कभी लाइफ में ये सोचा नहीं था कि मैं नॉवेल तक पहुंचूंगा, बट वो बहुत इंस्पिरेशनल था. और क्योंकि हमारे पास कोविड का टाइम था, मैंने उसी लॉकडाउन में फॉर अ चेंज इस बार फिल्म स्क्रिप्ट ना शुरू करके मैंने एक नॉवेल लिखने का अटेम्प्ट किया, बट विद अ एस्थेटिक ऑफ अ फिल्म, कि कल अगर इसको मैं फिल्म में कन्वर्ट कर पाऊँ, करना चाहूँ तो कर सकूँ. राइट. तो इस तरह से, बट लकीली वो बुक लॉन्च अभी लास्ट ईयर अनुपम खेर और जैकी सर ने किया, बहुत अच्छे लेवल पे बुक बेस्ट सेलर में भी गई है. सो आई थिंक दैट एडेड वन मोर फेदर टू माय कैप एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मेक दैट इनटू अ फिल्म नाउ. नो 100% यार, मैंने कहानी का वो अभी तक पूरा मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला इट्स अ प्योर हॉरर. या क्या बहुत टाइम से मुझे लगता है कि हॉरर में स्पेस है जो कुछ नया इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी है. तो हमारे यहाँ तो मजाक बना दिया हॉरर का यार, मतलब बहुत ही मजाक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हॉरर इज अ डिफरेंट जॉनरा इन हॉलीवुड एंड एवरीवेयर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू माउंट अ हॉरर. अभी भी हॉरर, अगर सीरियस हॉरर लेकर आप पिच करते हो तो प्रोड्यूसर्स आर स्टिल नॉट एक्साइटेड, और हॉरर का पोटेंशियल किसी को अभी तक टैप करने में नहीं है समझ, मुझे ऐसा लगता है. राइट. सो बतौर निर्देशक, डायरेक्टर में सेट पे, मतलब आप क्रिएटिव जो डिफरेंसेस होते हैं उसको कैसे संभालते हैं एज अ डायरेक्टर? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग ने मेरे साथ काम किया होगा शायद वो कह पाएंगे कि मैं, पहले तो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि आप उतनी क्लैरिटी से काम पहले से करो कि सेट तक वो प्रॉब्लम आए ही नहीं. तो दैट इज़ अ वेरी प्रॉपर प्रोसेस वेयर स्क्रिप्ट रीडिंग से लेके जो आपने एक्टर्स के साथ या सबके साथ टाइम बिताया, पहली बात तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. आप पहले से इतनी क्लैरिटी दे दो हर डिपार्टमेंट को या बड़े एक्टर्स को भी कि दे नो व्हाट देव गॉट इनटू, या दूसरे किरदार का भी क्या काम है क्या नहीं है. बट हाँ, कभी कभी कोई बात ऐसी आ भी सकती है सेट पे जहाँ पे एक एक्टर को लगता है कि नहीं ये शायद सही है नहीं है, या ये लाइन में बोलूँ या वो लाइन में बोलूँ. तो थोड़ा बहुत आई थिंक एक्टर का नेचर गेज करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये एक्टर आपको कहाँ कहाँ अटका सकता है. तो आप पहले से थोड़े तैयार रहो. और देखो, डायरेक्टर का काम ये है कि
मैनिपुलेट करके बात गोल घुमा के इधर उधर उनका ईगो पैम्पर करके काम आपको अपना ही निकालना है जी। क्योंकि जो लिखा हुआ है, जो आपने सोचा है, कुछ भी करके आपको वो निकालना है। एंड डायरेक्टर इज लाइक अ सीईओ, मतलब एक सीईओ की तरीके से होता है, सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना, सबके क्रिएटिव एस्पेक्ट को लेना, यू नो दैट इज समथिंग। सिंस यू हैव सीन द एवोल्यूशन ऑफ सिनेमा एंड एवोल्यूशन ऑफ ओटीटी एंड एवोल्यूशन ऑफ टीवी। जी। So basically, why I'm asking, because you know we sail on the same boat, Right. because मैं भी इतने सालों से वही देख रहा हूँ. So what is the basic difference you find creative wise cinema and OTT में? सिनेमा और OTT का मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो टारगेट ऑडियंस और जो लैंग्वेज ऑफ फिल्म मेकिंग है वो दोनों बहुत ही चौक इन चीज़, वो बहुत ही डिफरेंट है, टारगेटेड। फॉर एग्जांपल के जो OTT का कंटेंट है वो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहता है जो आप सिनेमा की फिल्मों के लिए करते हो, क्योंकि दैट इज़ हाउ दे विल स्टैंड आउट। ठीक है, प्लस फॉर्मेट क्योंकि 10 एपिसोड या 8 एपिसोड का है, तो दे नो दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू टेल द स्टोरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द स्क्रीन प्ले और द कंटेंट डेवलपमेंट ऑफ अ OTT कंटेंट इज़ मोर इन्वेस्टेड इनटू कैरेक्टर डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आप किसी को पूछो कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि मिर्ज़ापुर की स्टोरी, या आप पूछो कि दिल्ली क्राइम की स्टोरी, उनमें स्टोरी से ज़्यादा आप शेफाली शाह या मुन्ना भाई या अपने जो पंकज त्रिपाठी जी का कालीन भैया, कैरेक्टर्स से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। Correct. तो आई थिंक द साइंस बिहाइंड द राइटिंग ऑफ OTT एंड द साइंस बिहाइंड राइटिंग अ फिल्म फॉर द थिएटर बहुत अलग है। वो लैंग्वेज ही बहुत अलग है, वो टारगेट ऑडियंस ही अलग है। करेक्ट। सो इट मतलब हर चीज़ उस तरह से डेवलप ही डिफरेंटली की जानी पड़ती है। जी। OTT में आपको बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस, एक्टर्स, शूटिंग पैटर्न, उसमें डायनामिज्म की ज़रूरत नहीं है, जितना रियल बिलीवेबल हो, क्योंकि पता नहीं OTT की लैंग्वेज ऑडियंस भी उस तरह से यूज टू हो चुकी है। करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो क्रिएटिवली आज के दौर में, खास करके इस समय, मार्केटिंग का रोल सोशल मीडिया के आने के बाद और इतना कंटेंट क्रिएशन दुनिया भर का जो चल रहा है, उसमें आपके हिसाब से आज के दौर में मार्केटिंग का कितना बड़ा रोल है जी सिनेमा के लिए? जी सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कुछ सालों में मार्केटिंग के ऊपर जितना पैसा डाला है उतने में 200-300 फिल्में बन जाती। ओके, तो मुझे लगता है एक तरह का बिजनेस खड़ा हुआ और उस बिजनेस को कैश ऑन करने वाले बहुत सारे बिजनेसमैन आ गए जिन्होंने अपनी बहुत ज़बरदस्त दुकानें चला ली जी। पर वो बहुत, मुझे लगता है, फेक है। जी। जैसे पहले के टाइम में हमारे रास्तों पर ऑटो रिक्शा पे, रेलवे स्टेशन पे 6 सीटर 30-40 लगते थे, रेडियो पे गाने बजते जी, होर्डिंग्स लगते जी, और अगर आपके ट्रेलर में दम है तो उस ट्रेलर से वो बज़ क्रिएट हो सकता है। जी, बट इस वक्त शायद करोड़ों रुपए इंस्टा के ऐसे रील्स पे जा रहे जो रील्स लोग शायद देख तो रहे, पर दैट डजंट मीन दैट इज कन्वर्टिंग इनटू एक्साइटमेंट ऑफ वाचिंग द फिल्म। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो एक दौर है वो कहीं ना कहीं अभी सैचुरेशन पे आ गया है। करेक्ट। और वो वापस चेंज होगा कि उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एंड आजकल के पैप कल्चर और इसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे लगता है वो सब तो मतलब सबको पता ही है, बहुत ओवरडोज हो गया है। मतलब अभी शायद वो कागार पे है कि इंस्टाग्राम या ऐसा कुछ नया आ जाए और फिर ये सब वापस पीछे रह जाएगा। जी। तो वो एक ओवरडोज ऑफ जो ट्रेंड होता है वही चल रहा है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है जी। इतने गुड लुकिंग हो, इतने अच्छे दिखते हो, आवाज़ अच्छी है, काम अच्छा करते हो, क्रिएटिव हो, नेवर कभी एक्टिंग के ऑफर नहीं आया आपको? सर एक्टिंग के कोई ऑफर आया नहीं है, आप ही दे दो अभी। एक्टिंग के ऑफर दूसरे सोहम शाह सर ले रहे हैं। नहीं, मैंने सोहम शाह 2.0। हाँ नहीं, अब मैंने अपने यंगर डेज में एड्स की हुई है, कुछ 1-2 टीवी के भी काम किए हुए, बट आई थिंक मेरे इवॉल्वमेंट के वही प्रोसेस थे कि जब मैं शूटिंग के सेट्स पे अगर मैंने कुछ किया भी है एज एन एक्टर, तो मेरे अंदर से वो अर्ज हो रही थी कि मैं सिर्फ एक्टर होके बैठूं या मैं और कुछ करूं। तो एनर्जी शायद बहुत थी, तो इसलिए मैं डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा फिर दौड़ा कि मैं अगर अपनी शूटिंग पे भी होता हूँ तो मैं सुबह से पैकअप तक मैं बैठ नहीं सकता हूँ, आई एम लाइक ऑन द फ्लोर। जी। सो हाँ, बट फिलहाल तो कोई ऑफर आई नहीं। बट लेकिन आज के ज़माने में हम लोग है ना थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप है, हमारी जनरेशन जो है,
हमारी जनरेशन थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है, बट हम लोग क्राफ्ट के बारे में ना बहुत सोचते हैं. जी. सो व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन क्राफ्ट? जी. See, I think in one line I would say that first of all, that energy or to that craving and madness to make a movie, that is the most important thing. उसमें अभी एक क्राफ्ट चाहे राइटिंग का हो, क्राफ्ट चाहे आपके एक्टिंग का हो, क्राफ्ट का चाहे डायरेक्शन का हो. व्हाट आई मीन बाय क्राफ्ट इज दैट यू जस्ट कैनॉट बी अ डायरेक्टर. करेक्ट. यू हैव टू बी अ स्टोरी टेलर. सर देखो, राम गोपाल वर्मा सर की आज तक बात होती है, चाहे उन्होंने कितने भी फ्लॉप फिल्म्स भी बनाए, बीच में बुरी फिल्म्स भी बनाई, वो जो लेगेसी वो छोड़ के गए या अभी भी बनाने के प्रोसेस में है, कंपनी, सत्या सरकार, ऐसे डायरेक्टर्स को क्राफ्ट कहते हैं, जिसकी फिल्में आप 50 सालों तक ना भूलो. देखिए, अगर मुझे हॉरर फिल्म बनानी है, आगे मुझे गैंगस्टर फिल्म बनानी है, तो आई हैव टू गो बैक टू द क्राफ्ट ऑफ दीज मास्टर्स टू रीविजिट देयर फिल्म. करेक्ट. कि यार क्या बना था उस जमाने में. मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने जो गुड फेलास बनाई, दीज आर क्राफ्ट्समैन. करेक्ट. हमारे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे ने बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई तो उसकी 4 फिल्में कंसिस्टेंटली अच्छी हो. जी. मुझे लगता है क्राफ्ट वो होता है जो कंसिस्टेंट होता है. करेक्ट. और उस पर मेहनत या डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. Correct. And how do you think how unfortunate we are that we don't respect our elders? जैसे हॉलीवुड में आज भी इतने बड़े बड़े लोग आज भी काम कर रहे हैं. हमारे यहाँ पे 90s के भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स आर सिटिंग एट होम. यू नो, दे आर नॉट वर्किंग. एंड यू नो दीज OTT, इसके बारे में मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, बिकॉज सिंस यू आर अ यंग पर्सन हु हैज़ बीन वर्किंग विद OTT एंड एवरीथिंग, ये जो हमारी जो परंपरा वाला मामला जो रह गया है, आपका क्या पर्सनल इसके ऊपर थॉट प्रोसेस है? वी डोंट द एंटायर सिस्टम डज नॉट एक्नॉलेज द वेटरन्स इन आवर इंडस्ट्री. आई थिंक सबसे बड़ा आंसर जो मैं आज बहुत सारे पॉडकास्ट में देखता हूँ, बहुत डिस्कशंस में देखता हूँ, कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हालत इस वक्त अच्छी नहीं है या हम एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं. आई थिंक द रीज़न इज़ वन ऑफ दिस ऑल्सो, दैट जो रियल टैलेंट है, जो रियल वेटरन्स है, जो रियल बॉलीवुड जिसके जाना जाता था, जी, एक दौर आ गया जहाँ पे सबको रिडंडेंट कर देते हैं. जी. और ये नए को लेके आओ, फ्रेश को लेके आओ. वो बोलने की बात है कि नए को ब्रेक दो, नए टैलेंट को लेके आओ. वो बोलने की बात है. वो उसकी सच्चाई कहीं पे ये भी होती है कि सस्ते में आदमी मिल जाए. जी, जी. एक वेटरन डायरेक्टर है या एक प्रूव्ड डायरेक्टर है, वो शायद एक पॉइंट पे ज़्यादा पैसे मांगता है, या वो आता है एक अपने ऑरा के साथ कि यार मैं हिट फिल्म बना रहा हूँ. जी. पर प्रोड्यूसर भी ऐसे चेंज हो गए जिनको उनका ड्यू क्रेडिट या पैसा नहीं देना है. तो धीरे धीरे सबने उनको रिडंडेंट कर दिया, जो बहुत गलत है. देखिए, हॉलीवुड में आज भी मतलब बहुत ही ओल्ड एज के सारे डायरेक्टर्स अभी भी काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त फिल्में बना रहे हैं. जी. सो मुझे लगता है कि डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग ऐसा क्राफ्ट है जो एज के साथ आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आता है. जी. ठीक है. तो आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी रॉन्ग. जी. इनफैक्ट मुझे तो लगता है जितना आदमी एज होता है उतना उसका एक्सपीरियंस, पर्सनल, इमोशनल, यू नो, वो सारी चीज़ें बढ़ती है. जी. बट ये ट्रेंड हो जाता है कि यार हमारे एक ऐसा ऑरा आ गया है प्रोडक्शन हाउसेस में कि हर आदमी क्रिएटिव है. तो सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स को भी क्या लगता है कि करना तो सब हमें ही है, अप्रूव तो सब हम ही करेंगे. करेक्ट. तो सुपरवाइज तो हम ही कर रहे हैं, तो किसी से भी डायरेक्ट करा लो. करेक्ट. ये सारे ट्रेंड्स जो है वो ये बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ट्रेंड्स आ गए कुछ सालों में. करेक्ट. एंड यू नो, सिंस यू नो, किसी बहुत ही महान आदमी ने मुझे बताया था कि जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, चाहे पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ये बहुत हज़ारों साल पुराने आर्ट फॉर्म्स हैं. बट सिनेमा इज़ द न्यूएस्ट आर्ट फॉर्म. यस. हार्डली 100-150 साल का इतिहास है. तो ये इंडस्ट्री हमेशा हर साल इवॉल्व होती रहेगी. कभी ये होगा, कभी वो होगा. उसमें एक नया काम आया है, वर्टिकल कंटेंट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्टिकल कंटेंट? सी, वर्टिकल कंटेंट, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करने का एक ट्रेंड आता है और वो हो सकता है लॉन्ग टर्म भी रहे. जी. बट दैट हैज़ समवेयर नथिंग टू डू विद द 70 mm सिनेमा दैट यू वांट टू टेल. ठीक है. दीज आर ऑल मॉड्यूल्स ऑफ रनिंग अ कंपनी. जी.
जैसे हम एड फिल्म बनाते हैं, जी क्लाइंट आता है, उसको या तो 15 लाख की या तो 50 लाख की एड फिल्म बनानी है। जी अब उसको बनानी है तो हमें बना के उसको देनी है, हमारा काम चल रहा है, हमारा व्यवसाय चल रहा है, हमको पैसे मिल रहे हैं। जी बट देर इज़ नो इमोशनल अटैचमेंट, देर इज़ नो पैशन इन इट, देर इज़ नो मैसेज इन इट, इट्स अ कमर्शियल वर्क। जी वर्टिकल फॉर्मेट्स एंड वॉट एवर विल कम, दीज आर ऑल कमर्शियल फॉर्मेट्स। करेक्ट कंपनियां चलती रहेगी, लोग काम करते रहेंगे, Correct. क्यों नहीं? जिसको पैसे मिल रहे पर डे वो शूट भी कर लेगा। बट ये सारी चीज़ें फास्ट फूड है, जी जी आई मीन दैट इज व्हाट वो तो इवॉल्व होता रहेगा होता रहे। यू नो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यू नो कल ट्राइंगल फोन आ जाएंगे तो ट्राइंगल फॉर्मेट भी आ जाएगा। इट्स लाइक दैट, यू कांट डिफाइन सिनेमा विद दीज थिंग्स। जी सिम्बा प्रोडक्शन एड फिल्म वगैरह भी करी है, अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन में भी उतर गए। जी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अब आपने एक नया आर्ट फॉर्म पकड़ा है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन जी भी किया जाए। जी सो अभी अगले आने वाले टाइम में एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन, कुछ कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं या जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं या फिर या डेफिनेटली अभी आने वाले साल में, मतलब राइट नाउ आई एम इन स्टेजेस वेयर द टॉक्स आर ऑन विथ वेरी वेरी गुड प्रोड्यूसर्स। बट क्योंकि मैंने अभी लास्ट एक साल में क्या अपनी खुद की जर्नी को डिज़ाइन किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू चूज़ द प्रोड्यूसर्स दैट आई वुड लाइक टू वर्क विथ, करेक्ट ट्राई टू ब्रेक दैट आइस विद देम करेक्ट कि दिस इज़ द काइंड ऑफ विजन आई हैव। करेक्ट बट मैंने एक ही डिसीजन लिया था कि दो टाइप के प्रोड्यूसर होते हैं। हमें 90% लोग मिलते हैं जो बोलते हैं अरे आजा बैठ, एक्टर कौन है, तो मुझे ऐसे प्रोड्यूसर से मिलना ही नहीं है, हमें मिलता ही नहीं। मैं सिर्फ उनको टारगेट करता हूँ और उनसे मिलता हूँ जो पूछे कि बता कहानी क्या है, सुना क्या लिखा है। तो ये चुनना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं या आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है हम इस वक्त एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जा रहे हैं जहाँ मुझे लगता है कोई करेक्शन तो आएगा, और जितने फेक प्रोजेक्ट मेकर्स है या सिर्फ फिल्में जो ऑडियंस को तो पूछो उनको क्या देखना है, जी तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है अभी चेंज आने का टाइम आ गया है। जी बिकॉज ये सब भेड़ चाल में चले जाते हैं ना। बिकॉज एक होता है ना कि मतलब एक ज़माना आया था पैंडमिक के बाद कि सारे बड़े बड़े एक्टर्स वो मेकिंग रील्स एंड टिकटॉक्स, एंड आज की डेट में कोई नहीं बना रहा है। बिल्कुल बिकॉज दे अंडरस्टूड कि भैया वो एक बहुत टाइमलाइन वाला मामला था, लेकिन अब उनको भी समझ में आ गया है कि भाई इससे काम नहीं चलने वाला है, सिनेमा इज सिनेमा। And I think, see, Sayyara has given a fantastic hit with newcomers. राइट No doubt there is Yash Raj, there is a fantastic director like Mohit Suri. But हमें 25-50 Sayyara चाहिए to bring a revolution. राइट Where again people will start believing only on the director and the script. राइट जब तक ये दौर वापस नहीं आएगा तब तक थोड़ा मुश्किल है। साउथ के बारे में बहुत डिस्कशन होती है दैट साउथ इज स्टिल मेकिंग बिग, एंड यू नो इंडिया में बाकी हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, साउथ इज बिकमिंग साउथ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? I think there are many reasons and very important reasons. साउथ में अभी भी वो फॉर्मेट है जहाँ एक सिंगल डायरेक्टर, सिंगल प्रोड्यूसर आज भी स्टार्स और स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के कन्विक्शन पे फिल्में ग्रीनलिट करता है। राइट देखिए, मुझे एक फ़िल्म देखनी थी अभी थिएटर में, वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा नेक्स्ट वीक देखूंगा, बिजी था, दूसरा वीक निकल गया, तीसरा वीक निकल गया, अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया, पर 3 वीक में वो आ गई OTT पे, तो अब मैं थिएटर नहीं जाऊंगा। सो जब 3 हफ्ते में वो OTT पे आ जाती है तो मेरा थिएटर तक जाना बनता नहीं है। अब ऐसे टाइम में आपको बहुत ही रिवाइव करके आपका स्टोरी टेलिंग रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, जो शायद मैंने काल के टाइम किया था वैसे ही, जी कि आप चैलेंजिंग है हाउ टू ब्रिंग पीपल टू द थिएटर्स। बट साउथ ने क्या किया है, साउथ सर, जितेंद्र सर का पूरा करियर, मिथुन चक्रवर्ती का पूरा करियर, साउथ हैज़ ऑलवेज बीन रॉकिंग, तभी उनको ड्यू क्रेडिट मिलता नहीं था। जी हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और सुपर डुपर हिट्स, गोविंदा सर की सारी सुपर हिट्स, ये सब साउथ पे ही चली है। करेक्ट फ़र्क है कि तभी किसी ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। जी अब 4 साल में हमने इतना बुरा कंटेंट बनाया कि हमारी ऑडियंस थिएटर तक जाना बंद हो गई। वो OTT पे बहुत खुश है क्योंकि वहाँ अच्छा कंटेंट मिला। इस दौरान जब हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से सो चुकी थी और अपने मतलब लाला लैंड में थी कि हम तो मतलब क्या ही है, तब साउथ ने आपको कंटारा, बाहुबली, KGF सब ऐसे
पछाड़ पछाड़ के मारा कि एक ज़माने में हम हॉलीवुड से 10 साल पीछे थे, आज हम खुद के साउथ से 10-15 साल पीछे हैं। एंड जो नहीं मानना चाहता है वो डिनायल में है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, बट आई थिंक इट्स देयर टाइम एंड दे शुड बी अपलॉडेड, बिकॉज वहाँ हीरोइज़म अभी भी है, वहाँ पे बड़े स्टार्स अभी भी ऑडियंस के लिए काम करते हैं, उनका हार्डवर्क, उनकी एक एक फ्रेम में जो पैसा लगता है वो भी वसूल है। तो ऐसा नहीं है वहाँ बुरी फिल्में नहीं बन रही और फ्लॉप नहीं बन रही हैं, बट अगर बेंचमार्क लेते हम तो साउथ हैज़ गॉन 10 years ahead, एंड इफ़ यू वांट टू कोप अप विद देम you need to go back to your drawing boards and redesign your entire storytelling. And people are coming back और I'm very hopeful. Ramu sir is coming back. अभी तो ये पूरा क्राफ्ट जो है ये होगा, नहीं ये होगा। एंड थैंक यू फॉर द लवली कॉन्वर्सेशन सोहम, बहुत मज़ा आया। और उसके अलावा हमने बहुत सारी बातें की हैं, वी हैव टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ आइडिया टुगेदर। And thank you for coming in Sutradhar and sharing all your experience about this industry. And looking forward, क्योंकि आप different filmmakers हैं, filmmaker के उसमें different filmmaker हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में और बड़ी चीज़ें और different चीज़ें आपसे देखने को मिलें। Thank you so much. Thank you. Lovely talking to you. Thank you so much. Thanks. Hi, this is Soham Shah, and I've had a fantastic conversation with my friend Vineet Rai. बहुत जल्द आप मेरा पॉडकास्ट देख पाएंगे ऑन फ्राइडे टॉकीज। सी यू ऑन द अदर साइड। तो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में कुछ लोग लाइट्स के नीचे चमकते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जो लाइट्स के पीछे खड़े होकर दुनिया को एक नया नजरिया दिखाते हैं। सोहम शाह उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने डर को कहानी बनाया, किस्मत को किरदार बनाया और सिनेमा को एक जिम्मेदारी की तरह निभाया। उनकी हर फिल्म, हर शॉट एक याद है, एक सोच है और एक कर्ब की कहानी है। सूत्रधार विद विनीत राय का आज का ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सुन सकें सिनेमा के पीछे की सच्ची और अनकही कहानियां। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में सूत्रधार विद विनीत राय पर। धन्यवाद।